नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे साइकेट्रिक की टॉपिक की। साइकेट्रिक का चैप्टर नंबर फर्स्ट आज हम पूरी तरीके से कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो बात करते हैं साइकेट्रिक के चैप्टर नंबर फर्स्ट की शुरुआत। आप साथ साथ में अगर नोट्स लिखना चाहो तो नोट्स लिख सकते हो, बहुत ही ईजी नोट्स हैं और सेल्फ मेड है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले मेंटल हेल्थ की। क्या होती है मेंटल हेल्थ कि अकॉर्डिंग टू WHO एक ही डेफिनेशन आपको ध्यान रखनी है, क्वेश्चन बार बार पूछता है कि द मेंटल हेल्थ इज डिफाइंड एज ए स्टेट of well-being in which an individual realizes his or her own abilities, can cope with normal stressor of life, can work productively and is able to make contribution to his or her community। मतलब होता है कि मानसिक स्वास्थ्य का मतलब हम ये समझते हैं जिसके अंदर एक कोई इंडिविजुअल मतलब एक कोई आदमी जो ये रियलाइज कर सके, मतलब जिसको ये महसूस हो कि उसकी एबिलिटीज क्या है। मतलब मेंटली हेल्थी पर्सन, मतलब मेंटल हेल्थ मतलब सिंपल सा एक होता है कि एक आदमी जिसको ये पता होती है कि उसकी एबिलिटीज क्या है। आप सबको पता है आपकी एबिलिटीज है, एग्जाम तक आपका सिलेबस कवर हो जाएगा। दूसरी, कैन कोप विद नॉर्मल स्ट्रेसर ऑफ लाइफ, और वह आदमी अपने जीवन के अंदर जो छोटे बड़े तनाव आते हैं उनसे कोप कर सकता है, जैसे हम सभी करते हैं। अभी हमारे ऊपर तनाव है कि भाई एग्जाम आ गया, तो अब हम इसको कोप करेंगे, ऐसा थोड़ी एग्जाम आ गया रोके बैठ जाएंगे, नहीं, दिन चलते चले जाएंगे और हम तैयारी करते रहेंगे। कैन वर्क प्रोडक्टिवली मतलब अपना जो काम है वो सारा का सारा जितनी शक्ति लगन निष्ठा के साथ वह कंप्लीट करेगा। एंड इज एबल टू मेक कंट्रीब्यूशन टू हिज और हर कम्युनिटी, और वह व्यक्ति जो मेंटल हेल्थी होगा वह क्या करेगा, अपनी कम्युनिटी के अंदर कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट जरूर करेगा। कम्युनिटी में कंट्रीब्यूट मतलब अगर पड़ोसी को कोई दिक्कत है तो वो उसकी मतलब उसके अंदर भावनाएं होगी जिससे वो कुछ सहयोग कर सकता है। कहते हैं भामाशा मतलब दूसरों की मदद करने वाला। तो मेंटल हेल्थ की डेफिनेशन होगी अकॉर्डिंग टू WHO, मेंटल हेल्थ इज डिफाइंड एज ए स्टेट ऑफ वेलबींग इन विच एन इंडिविजुअल रियलाइज हिज और हर ओन एबिलिटीज, कैन कोप विद नॉर्मल स्ट्रेसर ऑफ लाइफ, कैन वर्क प्रोडक्टिवली एंड इज एबल टू मेक ए कॉन्ट्रीब्यूशन टू हिज और हर ओन कम्युनिटी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं द कंपोनेंट ऑफ मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ के क्या क्या कंपोनेंट है, तो द कंपोनेंट ऑफ मेंटल हेल्थ इंक्लूड 3 कंपोनेंट, मेनली 3 कंपोनेंट पे ये बेस्ड होती है। ठीक है, साथ साथ में आप नोट्स बनाते रहना, सारा का सारा सिलेबस हम कवर करेंगे। ये सब नोट्स कंप्लीट फर्स्ट चैप्टर आज हम पढ़ेंगे और ये विश्वास दिलाता हूँ इससे बाहर क्वेश्चन भी नहीं जाएगा। तो फर्स्ट होता है द एबिलिटी टू एक्सेप्ट सेल्फ। मेंटल हेल्थ मतलब जो अगर मानसिक स्वस्थ व्यक्ति है, जो मानसिक स्वस्थ मतलब जो दिमाग से स्वस्थ व्यक्ति है, उसके पास ये एबिलिटी होगी कि वो खुद को पहचान पाएगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सेप्ट सेल्फ मतलब क्या होता है। दूसरा द कैपेसिटी टू फील राइट टुवर्ड्स अदर, दूसरों के लिए क्या सही है क्या गलत है वो भी वह पहचान सकता है। उसके बाद इससे क्षमताएं होगी द एबिलिटी टू फुलफिल हिज लाइफ टास्क, और उसके पास ये योग्यताएं होगी कि वह अपने जीवन के सारे जो टास्क है वो कंप्लीट कर पाएगा। अगर फर्स्ट को डिस्क्राइब करें द एबिलिटी टू एक्सेप्ट सेल्फ मतलब क्या होता है, द मेंटली हेल्थी पर्सन फील्स कंफर्टेबल अबाउट हिमसेल्फ। अगर एक कोई मानसिक रूप से व्यक्ति स्वस्थ है तो वह अपने आप में कंफर्टेबल फील करेगा, जैसे जिस इन्वायरमेंट में वो कंफर्टेबल। जैसे अभी आप सबका नीट में सिलेक्शन नहीं हुआ, ठीक है, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, अब हम नर्सिंग की ओर अग्रसर हुए, ठीक है भाई नर्सिंग में आए। अब अगर नर्सिंग में आप अपने आप को कंफर्टेबल फील करते हो, ठीक है भाई, अब और कोई रास्ता बचा नहीं, क्योंकि अब एज सबकी 21-22 होने वाली होगी अगर तो 3rd ईयर 4th ईयर के अंदर है। ठीक है, तो 22-23 की एज में हर आदमी एक जॉब के सपने देख रहा है, और अभी हम उसी बात में रहे कि यार अब से नीट क्लियर नहीं हुई, हम MBBS करते हैं, नीट की एग्ज़ाम वापस देंगे। यानी अपने अगर फील्ड के अंदर हम कंफर्टेबल नहीं है, इसका मतलब हम मेंटली हेल्थी पर्सन नहीं है। द एबिलिटी टू एक्सेप्ट सेल्फ मतलब होता है अपने आप को स्वीकार करो कि ठीक है भाई हमसे नीट नहीं हुई तो नहीं हुई, पर अब जो नर्सिंग के अंदर है तो हम अपने आप को स्वीकार करते हैं और नर्सिंग के अंदर हम अपना 100% देंगे। पहले हमने पढ़ा ना, कैन वर्क प्रोडक्टिवली, जिस जगह पे आप हो उस जगह पे 100% आप अपनी मेहनत दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है ही फील्स रीजनेबली सिक्योर एंड एडिक्वेट एक्सेप्ट हीज सोर्स कमिंग, इन अदर वर्ड्स ही हैज सेल्फ रेस्पेक्ट। मतलब होता है द एबिलिटी टू एक्सेप्ट सेल्फ पढ़ रहे हैं,
ठीक है। तो ही फील्स रीजनेबली, रीजनेबली यानी यथोचित, जहाँ पर ज़रूरी है कि भाई हाँ अगर ये उचित है। ही फील सिक्योर, वो अपने आप को सिक्योर महसूस करेगा। अगर एक आदमी कॉलेज के अंदर है यार, कॉलेज में आपको आज 3-4 साल हो गए, फिर भी आज आपको उससे डर है कि मेरे क्लासमेट मुझे हार्म पहुंचा देंगे, ठीक है, आपको अपने क्लासमेट से डर लग रहा है यहाँ तक कि इसका मतलब आप वहाँ पे सिक्योर फील नहीं कर रहे हो, इसका मतलब आप मेंटली इल हो। हाँ, अगर फर्स्ट ईयर में न्यू आते हैं और अगर आपको डर लगता है कुछ रैगिंग वगैरह का तो समझ में भी आता है, पर जब 3rd ईयर 4th ईयर में आने के बाद अगर आपकी ये स्थिति रहती है, इसका मतलब क्या है, आप मेंटली हेल्थी पर्सन नहीं हो। और अगर इन अदर वर्ड्स कह सकता है, एंड एडुकेटली एक्सेप्ट ही शॉर्ट्स कमिंग मतलब कमियाँ। एक व्यक्ति अपने आप को पहचाने तो अपनी कमियों को भी पहचाने कि कहाँ कहाँ मेरी ड्रॉबैक्स रही है, कहाँ कहाँ मेरी कमियाँ हैं, ठीक है। ये नहीं है कि डिल्यूजन ऑफ ग्रेंडुलसिटी लेकर के अपने आप को हम राजा समझते रहें कि भाई मैं कभी गलती नहीं कर सकता। इन अदर वर्ड्स ही है द सेल्फ रेस्पेक्ट, और उस व्यक्ति के अंदर सेल्फ रेस्पेक्ट भी अपने अंदर, सेल्फ रेस्पेक्ट मतलब खुद के लिए इज्जत होनी चाहिए। तो फर्स्ट पॉइंट हमने अभी पढ़ा जिसका नाम था द एबिलिटी ऑफ एक्सेप्ट सेल्फ, आई थिंक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चलो, द कैपेसिटी टू फील राइट टुवार्ड्स अदर, मतलब क्या होता है कि एन इंडिविजुअल हु एंजॉय गुड मेंटल हेल्थ इज एबल टू बी सिंसियरली इंटरेस्टेड इन अदर वेलफेयर, यानी कि एक जो व्यक्ति है मेंटली हेल्थी पर्सन है, अगर उसकी गुड मेंटल हेल्थ है तो वो इज एबल टू बी सिंसियरली इंटरेस्टेड इन अदर वेलफेयर, वो दूसरों के कल्याण के अंदर उसकी जिम्मेदारी होनी चाहिए, उसकी भागीदारी होनी चाहिए। जैसे मानते हैं एक नरेंद्र मोदी का एग्जांपल लेते हैं, मेंटली हेल्थी पर्सन है, तो कोविड के टाइम पे पूरे भारत के वेलफेयर के लिए, वेलफेयर मतलब कल्याण के लिए वैक्सीनेशन प्रोग्राम चलाया। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है द कैपेसिटी टू फील राइट टू अदर। जैसे मैं हूँ, अगर मैं आज आपको टाइम दे रहा हूँ, आपको फ्री में सब कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं, नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, वीडियो लेक्चर प्रोवाइड कर रहे हैं, आपका एग्जाम तक साथ दे रहे हैं, इसका मतलब क्या है, मैं आपके कल्याण के लिए आपके साथ में खड़ा हूँ। ही टेक्स रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर हिज नाइबर एंड हिज फेलो मेंबर, फेलो मेंबर मतलब साथी और नाइबर मतलब पड़ोसी। अगर अपना पड़ोसी कमज़ोर है, हमारे पास थोड़ी बहुत धन संपदा है, तो हम उसको थोड़ा बहुत डोनेट कर देते हैं। मान लो अगर मेरी सैलरी महीने की 2 लाख 3 लाख हो, और अगर मेरे पड़ोसी है जो पास में एक स्लम एरिया के अंदर रह रहा है, उसके 2 बच्चे हैं, वो बच्चे को काम करने भेजता है, तो मेरी फर्स्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है अगर मैं मेंटली हेल्थी हूँ तो कुछ ना कुछ उसके लिए डोनेट करूँ, कम से कम इतना ना हो सके तो उसके बच्चे को कोई बड़े स्कूल में एडमिशन तो करवाऊँ, ठीक है। ये होता है सेकेंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट होता है द एबिलिटी टू फुलफिल लाइफ टास्क। ए मेंटली हेल्थी पर्सन इज एबल टू थिंक फॉर हिमसेल्फ। एक मेंटली हेल्थी पर्सन वो होगा जो खुद के लिए सोचे, सेट रीजनेबल गोल्स, और अपने जीवन के लिए रीजनेबल गोल्स बनाए, एंड टेक हिज ओन डिसीजन, अपना डिसीजन खुद ले। आपको क्या करना है उसका डिसीजन आप खुद लो, ठीक है। पड़ोसी के कहने से कभी नीट नहीं होती और पड़ोसी के कहने से कभी बीए नहीं होती। अपना डिसीजन आपको खुद को लेना पड़ेगा। व्हाट यू हैव पावर, आपके पास क्या क्या क्षमताएं, आपके पास क्या क्या योग्यता है, उसके हिसाब से आप काम करो। परसेंट तो अपने 60 बन रहे हैं, तैयारी हम IAS की कर रहे हैं, है ना, मतलब अपने आप की क्षमताओं को पहचानो। कहते हैं टू बी रिकॉग्नाइज आवर पोटेंशियल। नेक्स्ट देखो, ही डज समथिंग अबाउट द प्रॉब्लम एज दे अराइज, मतलब कि एक मेंटली हेल्थी पर्सन वो होगा जो जैसे ही प्रॉब्लम आई, अराइज मतलब जैसे ही प्रॉब्लम का उदय होता है, वह उसके लिए कुछ ना कुछ समाधान के अंदर लग जाए। एंड ही कंप्लीट इज डेली रेस्पॉन्सिबिलिटी, और जो उसकी डेली रेस्पॉन्सिबिलिटी है, लाइक अगर मान लो कोई एक आदमी कोचिंग अंदर जा रहा है, तो कोचिंग के अंदर उसकी प्रायोरिटी है कि 6 महीने जाना है तो भाई 6 महीने कंटिन्यू तो जाए, ठीक है। उसकी जो डेली रेस्पॉन्सिबिलिटी है, जो काम उसको करें, एंड इज बाउल्ड, बाउल्ड मतलब देख लो एक इंपॉर्टेंट वर्ड है झुकना, BOWLED, बाउल्ड ओवर बाय हिज ओन इमोशन ऑफ फियर, गिल्ट एंड लव। और ये नहीं है कि वह व्यक्ति अपने प्यार में, अपने गुस्से में, अपने डर में या शर्मिंदगी के आधार पर कोई काम करे। कहते हैं प्यार में पड़ के कभी फैसला नहीं लेना चाहिए, ज़्यादा खुशी में कभी फैसला नहीं लेना चाहिए, ज़्यादा गम में किसी को कुछ कहना नहीं चाहिए, क्योंकि गुस्सा आता तो हम किसी को कुछ कह देते हैं, फिर दैट इज़ वेरी हार्मफुल फॉर अस। नेक्स्ट बात करते तो मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। फर्स्ट हमने पढ़ा था द एबिलिटी टू एक्सेप्ट सेल्फ, दूसरा हमने पढ़ा था द कैपेसिटी टू फील राइट टुवर्ड अदर, और तीसरा हमने पढ़ा द एबिलिटी टू फुलफिल लाइफ टास्क। ठीक है भाई, आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 100% आएगा, द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेंटल हेल्थी पर्सन।
कि अगर एक मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति है तो उसके क्या क्या लक्षण आपको देखने को मिलेंगे। आप सब मेरे हिसाब से मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति हो, अपने लक्षणों को पता है, फिर भी देखो, ही कैन रियलिस्टिक असेस वीकनेस एंड स्ट्रेंथ, मतलब वह मानेगा कि उसके अंदर क्या क्या वीकनेस है और क्या क्या उसके अंदर स्ट्रेंथ, मतलब क्या क्या पावर है, पोटेंशियल है, वो ये चीज मान लेगा। ठीक है, ठीक है। ही कैन रियलिस्टिकली असेस वीकनेस एंड स्ट्रेंथ, उस व्यक्ति के पास ये क्षमताएं होनी चाहिए कि वह असेस कर पाए कि उसकी क्या क्या वीकनेस और क्या क्या उसके पास स्ट्रेंथ है। ठीक है। ही हैज़ एन एबिलिटी टू मेक एडजस्टमेंट, उसके पास ऐसी योग्यताएं होनी चाहिए किसी व्यक्ति के पास में कि वो एडजस्टमेंट बता सके। मान लिया आपने बीएससी नर्सिंग का फॉर्म भरा, आपको कॉलेज अपने शहर से दूर मिली, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि उसके चक्कर में हम जाएंगे ही नहीं, जाएंगे। वहाँ पे आपको अपना एडजस्टमेंट बैठाना पड़ेगा, अपने सीनियर के साथ मिलजुल के रहना पड़ेगा, इसे होता है एडजस्टमेंट। आपको अगर मान लो जोधपुर एम्स चाहिए, जोधपुर एम्स नहीं मिला, बठिंडा एम्स मिल गया, तो ऐसा थोड़ी है कि नहीं कश्मीर एम्स मिल गया, तो ऐसा थोड़ी है नहीं है वहाँ तो यार गोलीबारी होती है, जम्मू कश्मीर है, नहीं, जाना पड़ेगा, एडजस्टमेंट आपको बैठाना पड़ेगा अगर आप मेंटली हेल्थी पर्सन हो तो। ही इज एन सेल्फ स्टीम एंड सेंस ऑफ वर्थ, उसके पास में एक सेल्फ स्टीम होता है, आत्मसम्मान होता है, स्वाभिमान होता है। ही सॉल्व हिज प्रॉब्लम लार्जली बाई हिज ओन एफर्ट्स एंड मेक हिज ओन डिसीजन, अगर उस व्यक्ति के जीवन में अगर कोई समस्या आ भी जाती है तो वो अपने खुद के एफर्ट्स के द्वारा, खुद की मेहनत के द्वारा, अपने ओन डिसीजन के द्वारा। कल मेरे पास बहुत सारे कमेंट आ रहे थे, कमेंट व्हाट्सएप पे मैसेज आ रहे थे, उसमें बच्चे कह रहे थे सर कुछ उनकी फैमिली प्रॉब्लम है, कोई कह रहा मुझे फॉर्म डेट का पता नहीं था, इतने जल्दी आ गई, 1 महीने में क्या होगा, कैसे करूं। एक दो तो पता नहीं भाई बीए वाले करने लगे, मैंने कहा बीए का नहीं, बीएससी नर्सिंग का ही चैनल है अपना पास, तो उनके भी वही प्रॉब्लम। यानी अगर आपके 1 महीना आपके पास पड़ा है, आई थिंक 3rd ईयर के तो आपके 4 तारीख से एग्ज़ाम होंगे, मतलब 1 महीने भी 7 दिन पड़े हैं। इफ़ यू कैन, अगर आप पूरा सिलेबस कर सकते हो, पर ज़रूरी है आपको साथ साथ कंटिन्यू चलने की। मैं अगर 2 घंटे यहाँ पे क्लास ले रहा हूँ, इसका मतलब आप वो 2 घंटे की क्लास देखो, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। अब आप सोच रहे कल देखेंगे तो कल 4 घंटे की हो जाएगी। ठीक है, अगर आपको इतना सुपरफिशियल अगर कोई चीज़ थाली में दे करके दे रहा है, इसका मतलब है वो भी अगर आप नहीं ले रहे हो तो समझ लीजिए। द सोल हिज प्रॉब्लम लार्जली बाई हिज ओन इफर्ट, मतलब अपने खुद के इफर्ट्स के द्वारा, अपने खुद के डिसीजन के द्वारा अगर एक व्यक्ति अपनी प्रॉब्लम सोल्व करता है तो वो मेंटली हेल्थी पर्सन है। ही हैज़ एन सेंस ऑफ पर्सनल सिक्योरिटी, उस व्यक्ति के पास में ऐसी सेंस होनी चाहिए पर्सनल सिक्योरिटी की। एंड फील सिक्योर इन ए ग्रुप, शोज अंडरस्टैंडिंग ऑफ द अदर पीपल्स प्रॉब्लम, ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो अपने आप को सिक्योर फील करे। ठीक है, कोई लड़की करती है अगर कोई दूसरी जगह जाती है तो समझ में भी आता है भाई हाँ ठीक है, क्योंकि ज़्यादातर लड़कियां पहले घर में रहती थी, उनको ज़्यादा पता नहीं। अगर लड़के ऐसे साथ साथ करने लगे तो शोज अंडरस्टैंडिंग ऑफ अदर पीपल्स प्रॉब्लम, और दूसरे लोगों की अगर कोई समस्या है तो अपनी अंडरस्टैंडिंग से उनको भी सोल्व करने की कोशिश करो। हालांकि कहते हैं ज़्यादा उड़ते हुए नहीं लेना चाहिए, पर हाँ अगर आपसे पूछा जाए तो आपको वहाँ पे अपनी अंडरस्टैंडिंग ज़रूर बतानी चाहिए। ही हैज़ ए सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसके रिस्पॉन्सिबिलिटी के सेंस होना चाहिए, जिम्मेदारी उसके पास में होनी चाहिए। आपकी भी जिम्मेदारी है, अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। ही हैज़ ए गिव एंड टेक एक्सेप्ट लव, वह प्यार को दे भी सकता है और प्यार लेना भी चाहिए। क्या होता है प्यार देना और प्यार लेना, सिंपल सी बात का है तो फिक्स्ड है भाई। अगर शादी के बाद भी अगर कोई व्यक्ति वो कहता है ना कि बिना प्यार में पड़ा रहे, ठीक है ठीक है, वो प्यार दे भी सकता है और प्यार ले भी सकता है। इसका मतलब यह नहीं है प्यार वाला, आप वो मत समझना, प्यार वाला मतलब होता है अपने जानवरों के प्रति, इंसानों के प्रति, सबके प्रति। अगर एक गरीब आदमी है और उसके प्रति अगर आपके दिल में थोड़ा सा भी प्यार, थोड़ा सा भी सम्मान है तो उसको आप खाना दोगे, उसको पैसे दोगे। आजकल तो पता चल गई यार पैसा से दारू पिएगा, अरे हर जरूरी नहीं है कि हर कोई व्यक्ति दारू पिए। हाँ ठीक है, अगर आप उसे रोटी देखो, अरे भाई उसके घर में किसी का माहिर भरना, क्या रोटियों से माहिर भरेगा क्या है, थोड़ा पैसा भी डोनेट किया करो। प्यार मतलब होता है दूसरों के साथ में, गरीबों के साथ में, जानवरों के साथ में। बहुत अच्छा लगा कल मैंने देखा कि कोई ट्रेन को राष्ट्रीय पक्षी के, अगर मोर किसी ट्रेन के चपेट में गया तो उस ट्रेन को आधा घंटा रोक करके उस मोर को पहले राष्ट्रीय सम्मान के साथ में उस अंतिम विदाई दी गई। ठीक है, ही लिव इन ए वर्ल्ड ऑफ रियलिटी रेदर देन फैंटेसी, एक व्यक्ति वह होता है मानसिक स्वस्थ व्यक्ति जो कि रियलिटी के संसार में रहे, नॉट इन फैंटेसी वर्ल्ड। एक ऑटिज्म बीमारी होती है साइकेट्री की, जिसके अंदर एक व्यक्ति कल्पनाओं के संसार के अंदर रहता है। कल्पना के संसार में नहीं रहना, रियलिटी के अंदर रहना। मैं एम्स में लगूंगा, नर्सिंग ऑफिसर बनूंगा, ये तो कल्पनाओं की बातें हो गई।
अभी जो है अपने आप को समझो, उसके भरोसे आज हम लाखों का खर्चा कर रहे हैं, अरे लगे या नहीं लगे किसका भरोसा भाई। तो ही हैज़ ए डेवलप्ड ए फिलोसॉफी ऑफ लाइफ that give meaning and purpose to daily activities. He has a variety of interest and generally lives a well balanced life of work, rest and recreation. मतलब एक ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर वैरायटी ऑफ इंटरेस्ट हो, उसके अंदर इंटरेस्ट हो, सकारात्मक और ऊर्जाओं के साथ भरा हुआ जीवन हो उस व्यक्ति का, बैलेंस्ड लाइफ हो उसकी, सुबह योगा करे, मॉर्निंग वॉक जाए, अपनी डेली जो एक्टिविटीज़ है उसको पूरा करे, कॉलेज जाना तो कॉलेज जाए, या फिर जॉब पे जाना जॉब पे जाए, है ना, परिवार को समय दें, गरीबों को समय दें, हर कोई शादी प्रोग्राम सब अटेंड करें, रिक्रिएशंस मतलब कुछ ना कुछ क्रिएशंस भी करें। ही इज़ एबल टू मीट डिमांड ऑफ लाइफ, और जो जीवन की डिमांड है उसको वो मिले, उसको वो योग्य समझें। डिमांड ऑफ लाइफ क्या होती है भाई? अभी डिमांड ऑफ लाइफ क्या है? रोटी कपड़ा मकान, ठीक है। पागल व्यक्ति क्या होता करता है? मेंटली हेल्थी, मतलब हम अगर मेंटली हेल्थी है तभी तो हम कपड़े पहनते हैं, अच्छे कपड़े, अच्छे मकान में रहते हैं। पढ़ाई किस लिए करते हो? ताकि ऐसी जॉब लगे। अगर पागल व्यक्ति है इसका मतलब क्या है? वो ना तो उसको कपड़ों का पता है ना खाने का पता है। अभी आप हाथ धो के खाना खाते हो बिकॉज यू नो दैट बाय द कंटामिनेटेड हैंड व्हाट शुड बी ट्रांसफर द बैक्टीरियाज वायरस। पर कोई पागल व्यक्ति ऐसा थोड़ी करता है, जो हाथ में आया जैसा दिया वैसा वो खा लेता है। ही इज़ एबल टू मेंटेन ए रिलेशनशिप एंड कम्युनिकेट विद अदर्स, और दूसरों के साथ एक अगर स्वस्थ व्यक्ति है तो वो रिलेशनशिप बढ़ा के रखेगा और कम्युनिकेट करेगा दूसरे लोगों के साथ में। आप कॉलेज के अंदर जाते हो या फिर बड़ी बड़ी कंपनीज के अंदर जाते हो, अगर आप ये सोचो कि मैं अपने काम में व्यस्त हूँ, मैं दूसरों से क्यों बात करूँ, इसका मतलब यू डोंट हैव ए कम्युनिकेशन पावर। और अगर आप दूसरों के साथ रिलेशनशिप बढ़ाते हो, रिलेशनशिप मतलब होता है, हमने कम्युनिकेशन के अंदर पढ़ा था, ठीक है, ऑफिस के अंदर भी रिलेशनशिप होता है, ठीक है, कॉलेज के अंदर भी होता है, सीनियर जूनियर के साथ में भी होता है। दे आर सेटिस्फाइड टू देयर अचीवमेंट, और वे व्यक्ति मानसिक स्वस्थ होते हैं जो अपने अचीवमेंट से सेटिस्फाइड है। ठीक है भाई, जो कॉलेज मिली वो कॉलेज अच्छी मिली, बहुत बढ़िया, जो एम्स मिला अच्छा मिला, बहुत बढ़िया, जितने नंबर आए उतने आए, ठीक है, बहुत बढ़िया। कंपेरिजन के संसार में चलोगे तो फिर बैठे रहोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फैक्टर अफेक्टिंग द मेंटल हेल्थ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फैक्टर अफेक्टिंग मेंटल हेल्थ, 4 नंबर के अंदर पूछ सकते हैं, ठीक है। देखिए क्या होता है ये, कौन कौन से फैक्टर। फर्स्ट है हेरिडिटी मतलब अनुवांशिकता के कारण से भी आपका मेंटल हेल्थ इफेक्ट हो सकती है, जैसे कुछ जेनेटिक चेंजेस की वजह से, ठीक है, डाउन सिंड्रोम की वजह से मेंटल रिटार्डेशन हो सकता है। फिजिकल हेल्थ, अगर एक व्यक्ति है जिसकी फिजिकल हेल्थ सही नहीं है, अगर उसको बार बार कहते हैं ना खाना खाते वो पचता नहीं है, उसके अंदर ब्लड की कमी आ गई, तो ब्लड की कमी आ गई इसका मतलब सिंपल सी चीज़ है यार, थकान आएगी, एनर्जी नहीं रहेगी, ज़्यादा समय तक अगर ऐसा चला तो ब्रेन को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, ब्रेन टिश्यू डैमेज हो सकता है। फैमिली मतलब होता है उसका फैमिली कंडीशन, अगर मान लो उसकी फैमिली प्रेशराइज करती है, जैसा आप रोज़ सीरियलों के अंदर देखने को आपको मिलता है कि क्या करते हैं फैमिली वाले, प्रेशराइज करते हैं किसी को पागल करने के लिए, बार बार उसको तनाव देते हैं, बार बार उसको टेंशन देते हैं। कहते हैं ना दारू पीने का शौक नहीं पीता हूँ गम भुलाने के लिए, तो गम किसके लिए बुला रहा है? फैमिली के लिए तो बुला रहा है, फैमिली वाला परेशान कर रहा है, ये तो चीज़ है। इमोशनल कंडीशन, अगर उसकी इमोशनल कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है, इमोशनल कंडीशन ख़राब किसी भी वजह से हो सकती है, अगर उसका इमोशन किसी भी वजह से ख़राब हो सकता है, जैसे एग्ज़ाम में फेल हो गया, सिलेक्शन नहीं हो रहा, जॉब नहीं मिल रही है, नौकरी नहीं लग रही है, शादी नहीं हो रही है ना। एजुकेशन मतलब कि एजुकेशन किसी को पागल कैसे कर सकते? देखो, एजुकेशन का मतलब होता है अगर किसी व्यक्ति ने बहुत ज़्यादा एजुकेशन ली है फिर भी आज वो कमा रहा है, बेरोजगार का बेरोजगार है। कहीं कहीं हमें देखने को मिलता है इंजीनियरिंग की डिग्री करने के बाद सब्जी बेचते हैं, फिर वो क्या मेंटल स्ट्रेस नहीं होंगे? अरे भाई गवर्नमेंट कॉलेज से आपने इंजीनियरिंग की है फिर भी आप अगर सब्जी बेचते हो, उसका मतलब है कि मेंटल इल हो सकता है कहीं ना कहीं। रिलीजन एंड कल्चर, अगर मैं एक सिंपल सा चीज़ बात करूँ रिलीजन और कल्चर का, अगर एग्जांपल समझने के लिए, रिलीजन मतलब अपना धर्म, जैसे आई एम ब्राह्मण, ठीक है, मैं मांस मदिरा मच्छी अंडा कुछ नहीं खाता हूँ, एक चीज़ मान के चलते हैं सिर्फ। अब मुझे अगर ज़बरदस्ती, मान लो कोई हॉस्टल में रहूँ या फिर कहीं पे भी रहूँ, हॉस्टल की बात नहीं कहीं पे भी रहूँ, अगर कुछ लोग मुझे ज़बरदस्ती मांस के टुकड़े बार बार खिलाएं, अगर मैं उस जगह में वीकर सेशन में हूँ, ठीक है, ज़्यादा मेरी दवा सत्ताधारी नहीं है, तो मुझे खाने पड़ेंगे, और बार बार ऐसा होने की वजह से मुझे अपने रिलीजन को फॉलो करना पड़ेगा, अपना कल्चर की वजह से। किसी किसी का कल्चर होता है, जैसे सिंपल सी चीज़ समझते हैं यार, किन्हीं कास्ट के अंदर मायरा बढ़ता है 5 करोड़ का 6 करोड़ का, ठीक है, कोई जातियों के अंदर 5-5 6-6 करोड़ का मायरा बढ़ता है।
मान लीजिए ये उनका कल्चर है, सब लोग भरते हैं, वो उनको भी भरना है। अब मान लीजिए हम अगर एक गरीब परिवार से हैं और हमारे मासिक आय भी 10,000 रुपये है, तो हम करोड़ों कमाए रहे भर सकते हैं। नहीं भरने की वजह से हमें टेंशन होगा, हमें समाज में बड़ी बेइज्जती का डर रहेगा, क्योंकि समाज में रेस्पेक्ट भी जरूरी है। इसकी वजह से लोग क्या करते हैं, सुसाइड करते हैं। और सुसाइड से पहले सुसाइड कब किया जाता है, जब सीवियर लेवल ऑफ डिप्रेशन पहुंच जाए, वहाँ पे मेंटली इल भी व्यक्ति हो सकता है। नेक्स्ट एडोलसेंस का मतलब क्यों आता है, एडोलसेंस मतलब इस एज के अंदर सम चेंजेस आ रखकर, उस चेंजेस को देख करके अगर उस चेंजेस पे बात नहीं की जाए तो एक व्यक्ति टेंशन ले सकता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। लाइक अगर मेंस्ट्रुएशन साइकिल की बात की जाए, अगर उसके साथ बात नहीं की जाए तो उन्हें एक ही डर रहता है कि यार ये मेरे साथ क्या हो रहा है बार बार। ठीक है। अदर फैक्टर जैसे सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर, सोशियो इकोनॉमिक मतलब अगर किसी परिवार के पास ज़्यादा पैसे वगैरह नहीं है, अपनी लाइफ फुलफिल नहीं कर पा रहा है, घर परिवार नहीं चला पा रहा है, पत्नी बार बार टॉर्चर कर रही है, हैं कैसा पड़ोसी तो देखो उसके बर्थडे पर ये लेकर के आया, उसकी शादी पे ये लेकर के आया, उसका बर्थडे ऐसे मनाया, उसके बेटे का बर्थडे ऐसे मनाया, आप तो कुछ करते ही नहीं, और करे क्या, उसकी पेंशन नहीं, उसको तिनका इतनी मिलती है। बार बार प्रेशराइज की वजह से व्यक्ति मेंटली इल हो सकता है। फिर वो कहता है ना कि देख मान जा पागल करन छोटी गई, मतलब क्या होता है कि सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर उसका क्या है, कमज़ोर। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं, हेरिडिटी, फिजिकल हेल्थ, फैमिली, इमोशनल कंडीशन, एजुकेशन, रिलीजन एंड कल्चर, एडोलसेंस, अदर फैक्टर, सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर। आई थिंक ये आपको समझ में आए होंगे। ठीक है, साथ साथ आप नोट्स लिखते रहें, समझते रहें, इससे ईजी नोट्स तो आपको मेरे हिसाब से कहीं नहीं मिलने वाले। नेक्स्ट बात करते हैं मेंटल इलनेस कि व्हाट इज़ मेंटल इलनेस। अकॉर्डिंग टू WHO, mental and behavior disorder are understood as clinically significant condition characterized by alteration in thinking, mood, emotion, behavior associated with personal distress and impaired functioning। आपका अगर इमोशंस में चेंजेस आ रहे हैं, आपकी थिंकिंग में चेंजेस आ रहे हैं, आपका मूड में चेंजेस आ रहे हैं, आपकी जो पर्सनल डिस्ट्रेस है और आपकी जो फंक्शन है काम करने के वो इम्पेयर हो रहे हैं, मतलब अलग हो रहा है, बदलाव हो रहा है उनमें, तो उस दैट इज कॉल्ड मेंटल इलनेस। अकॉर्डिंग टू WHO ये डेफिनेशन, अगर आपके काम करने में, आपके सोचने में, आपके मूड में, आपके बिहेवियर में अगर कुछ चेंजेस आ रहे हैं तो आप क्या हो, मेंटली इल हो रहे हो। जैसे मूड के अंदर पहले एक व्यक्ति बहुत ज़्यादा एक्सेसिव तो नहीं कह सकता, पर हाँ हैप्पी रहता था, एंजॉय करता था, बातचीत करता था, आजकल वो डिप्रेशन में चला गया, यानी मेंटली इल हो गया। थिंकिंग में चेंजेस आते, पहले सही सोचता था, सही बातें करता था, आजकल सब चेंज हो गया। डेफिनेशन अगर मैंने WHO लिखी है तो आपको WHO के अनुसार उसको रटनी पड़ेगी। ठीक है, इसमें कोई शॉर्टकट नहीं है। नेक्स्ट आओ इंडियन मेंटल हेल्थ, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा टॉपिक है इंडियन मेंटल हेल्थ। पहले मुझे खुद को भी डर लगता था यार, इस हेल्थ को कैसे पढ़ें, इसको क्या कुछ, अब लगता है ठीक है, नहीं समझ लो, वापस समझ में आने के बाद में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। द इंडियन मेंटल हेल्थ एक्ट वाज ड्राफ्टेड बाय इंडियन पार्लियामेंट इन 1987। 1987 को भारतीय संसद के अंदर ये एक्ट को पास किया गया था। ड्राफ्टेड मतलब लाया गया था कि भाई साहब ये एक्ट है जो कि इंडियन मेंटल हेल्थ एक्ट है 1987 में, पर इट केम इनटू इफेक्ट इन द ऑल स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया इन अप्रैल 1993। लाकर तो 1987 में रख दिया, संसद में पारित करने की कोशिश की, पर ये जो इफेक्ट में आया वो आया अप्रैल 1993 को। और दिस एक्ट इज रिप्लेस्ड द इंडियन ल्यूनेसी एक्ट ऑफ 1912। 1912 के अंदर बेटा एक और चीज़ हुई थी, क्या हुई थी रे, हैं सिजोफ्रेनिया बीमारी डिस्कवर हुई थी 1912 में। तो 1912 के अंदर जो इंडियन ल्यूनेसी एक्ट था उसको रिप्लेस किया, मतलब उसकी जगह पर इंडियन मेंटल हेल्थ एक्ट लाया। पर इंडियन मेंटल हेल्थ कब इफेक्ट में आया, 1993 में सभी राज्यों में और सभी यूनियन टेरिटरीज में इफेक्ट में आया। पर बना कब, पारित कब हुआ, 1993 में, लाया कब गया 1987 में। आपका मकान बनना स्टार्ट कब हुआ साहब, हमारा मकान 2008 में स्टार्ट हुआ साहब, पूरा कब बना, आप रहने कब लगे साहब, हम तो 2016 में रहने लगे, 8 साल बाद क्यों रहने लगे, क्योंकि बन रहा था मकान। उसी तरीके से इंडियन मेंटल हेल्थ एक्ट बनना कब स्टार्ट हुआ, 1987 में, पर 1993 अप्रैल के अंदर, अप्रैल में आपके एग्जाम है तो अप्रैल तो याद रहेगा, 1993 तो याद रखना है। नेक्स्ट आ जाओ इसके ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव देखो, टू रेगुलेट द एडमिशन इनटू द साइकेट्रिक हॉस्पिटल एंड साइकेट्रिक नर्सिंग होम।
इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, क्यों इंडियन मेंटल हेल्थ एक्ट को लाने की ज़रूरत पड़ी? इसका उद्देश्य था कि जो साइकेट्रिक हॉस्पिटल है उसमें एडमिशन स्टार्ट हो, नर्सिंग होम है उसमें एडमिशन स्टार्ट हो। मतलब होता है अगर कोई पागल व्यक्ति गली के अंदर घूम रहा है तो उसको जाकर के एडमिट करो। पहले ये होता था एडमिट करें कहाँ पे, पहले बहुत सारी हिस्ट्री असाइलम वगैरह है, उसको आपको लेना देना छोड़ो, उसकी नहीं है। तो इसका ऑब्जेक्टिव था इंडियन मेंटल हेल्थ एक्ट का कि साहब जो पागल व्यक्ति समाज के अंदर घूम रहा है वो सबको नुकसान पहुंचा रहा है, वो उसको भर्ती कहाँ करें, पुलिस थाने में डालें, कहाँ डालें? तो कहा नहीं, आप एडमिशन करो साइकेट्रिक हॉस्पिटल में और साइकेट्रिक नर्सिंग होम में। ये ऑब्जेक्टिव था इसका, टू प्रोटेक्ट सोसाइटी फ्रॉम द प्रेजेंस ऑफ मेंटल इल पर्सन, और अपने जो समाज को उसको प्रोटेक्ट करो, प्रोटेक्ट द सोसाइटी फ्रॉम मेंटली प्रेजेंस ऑफ मेंटल इल पर्सन, यानी कि अपने समाज के अंदर, अपने गलियों के अंदर अगर कोई मेंटल इल पर्सन घूम रहा है, वो आज लोगों को नुकसान पहुंचा रहा है, तो उसको समाज को प्रोटेक्ट करो। इसलिए ये नियम बनाए गए थे। समझ में आ रही बात नहीं? तो फर्स्ट नियम क्यों बनाया कि साहब उनका एडमिशन करने के लिए हॉस्पिटल्स के अंदर, साइकेट्रिक हॉस्पिटल्स के अंदर। और फर्स्ट साइकेट्रिक हॉस्पिटल विलियम वर्जीनिया के अंदर खुला था। और कब खुला था? 1773 में। ये तो वहाँ की बात है। कहाँ की? विलियम वर्जीनिया। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, सेकंड पॉइंट था कि साहब सोसाइटी को प्रोटेक्ट करना है मेंटल इल पर्सन से। जैसे अगर एक समाज के अंदर पागल व्यक्ति घूम रहा है, वो किसी पर भी, मैं नहीं कहता हर पागल व्यक्ति ऐसे हरकत करते हैं, पर वो किसी पर भी पत्थर बरसा सकते हैं, तो समाज को नुकसान पहुंचता है। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नेक्स्ट देखो, कल मैंने आपको कहा था एक मोटिवेट रहने के लिए कि हमेशा आप जीवन में मोटिवेट रहो। ठीक है, कहते कि दरिया तेरी खैर नहीं, लहरों ने बगावत कर ली है, नादान समझ बुजदिल इनको बूंदों ने बगावत कर ली है। हम परवाने मौत समा मरने को किसको खोप यहाँ, अरे तलवार तुझे झुकना होगा, गर्दन ने बगावत कर ली है। आप भी उसी बगावत के अंदर आ जाओ, और बगावत में आने के बाद में 1 महीने में ऐसा एग्ज़ाम दो, साथ साथ कंटिन्यूटी तैयारी करो। ये थर्ड ईयर है, परसेंटेज बनने का यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्रेज रहता है, क्योंकि यहाँ पे 3 प्रैक्टिकल होंगे, बाकी आप थ्योरी आपको लिखनी है। ठीक है, डिमोटिव कोई मत होना, सब का सब सिलेबस करेंगे, आप साथ साथ चलते रहो, बनते रहो। नेक्स्ट देखो, टू प्रोटेक्ट सिटीजन फ्रॉम द बीइंग डिटेन्ड। डिटेन्ड का मतलब लिख लो, हिरासत में लेना। इंपॉर्टेंट वर्ड है डिटेन्ड, मुझे खुद को भी नहीं आता था, है ना, हिरासत में लेना, फिर मैंने पढ़ा इसको। टू प्रोटेक्ट सिटीजन फ्रॉम द बीइंग डिटेन्ड इन साइकेट्रिक हॉस्पिटल नर्सिंग होम विदाउट सफिशिएंट कोज। यानी अगर किसी व्यक्ति को बिना किसी कारण के, बिना किसी उचित कारण के अगर हॉस्पिटल के अंदर, साइकेट्रिक हॉस्पिटल में भर्ती कर रहे हैं, तो उसको, आदमी को प्रोटेक्ट करना। जलन, ईर्ष्या, है ना, पड़ोसी को मेंटल साइकेट्रिक हॉस्पिटल में भर्ती करा देता। अभी हम देखेंगे नेक्स्ट एडमिशन के क्या क्या प्रोसेस होते हैं। तो उसको, आदमी को प्रोटेक्ट करना, प्रोटेक्ट द सिटीजन फ्रॉम बीइंग डिटेन्ड, मतलब हिरासत में लेने से। अगर साइकेट्रिक हॉस्पिटल में किसी को जबरदस्ती भर्ती किया जा रहा है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ये नियम बनाया गया था। टू रेगुलेट मेंटेनेंस चार्ज इन साइकेट्रिक हॉस्पिटल, और साइकेट्रिक हॉस्पिटल के अंदर जो चार्जेस लेते हैं उनको मेंटेन करने के लिए। साइकेट्रिक हॉस्पिटल में भर्ती कर लिया और 5-5 लाख दिन के ले रहे हैं, ऐसा थोड़ी होता है। इसलिए प्रोटेक्ट, उसके नियम बनाया गया ताकि चार्जेस फिक्स किया जाए। नर्सिंग कॉलेज का भी नियम बनाया गया था कि 75,000 जो 70,000 फीस है वो आपकी ली जाए। अगर नियम नहीं होता तो कोई 90,000 लेता, कोई 4 लाख लेता, कोई 5 लाख लेता। इसलिए नियम बनाते हैं सरकार। टू इस्टेब्लिश द सेंट्रल एंड स्टेट अथॉरिटी फॉर मेंटल हेल्थ सर्विसेज, और इस नियम के तहत पे सेंट्रल और स्टेट अथॉरिटीज़ को मेंटल हेल्थ सर्विस के लिए गठित किया गया। मतलब कि राज्य के अंदर एक ऐसी अथॉरिटी रहेगी, एक सेंटर के अंदर रहेगी, ताकि मेंटल हेल्थ सर्विसेज दी जाए। टू रेगुलेट द पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट फॉर इस्टेब्लिशिंग लाइसेंस एंड कंट्रोलिंग साइकेट्रिक हॉस्पिटल, और इसके मदद से सरकार, अगर आप भी हॉस्पिटल खोलना चाहते हो, आप भी लाइसेंस, साइकेट्रिक लाइसेंस रखना चाहते हो, तो उस सबको कंट्रोल किया जा सके इस नियम के तहत। तो हमने कुछ पढ़ा, ऑब्जेक्टिव क्या क्या थे, अगर मैं क्विक रिवीजन करूँ उनका, जल्दी से बताओ। अगर साथ साथ पढ़े तो फर्स्ट था कि साहब साइकेट्रिक पेशेंट को एडमिशन करना, दूसरा था अपने समाज को बचाना साइकेट्रिक पेशेंट से, ठीक है, उनको नुकसान नहीं पहुंचना। तीसरा हमने अगर साहब किसी को ज़बरदस्ती बिना किसी रीजन के उसको साइकेट्रिक हॉस्पिटल में डाल रहे हैं, तो उसको, हमें व्यक्ति को प्रोटेक्ट करना। चौथा था, बोलो, स्टेट और सेंट्रल अथॉरिटीज़ का निर्माण करना। पांचवा था चार्जेस हॉस्पिटल के फिक्स करना। छठा क्या हो गया कि साहब हॉस्पिटल खोलने का पावर देना, लाइसेंस अपने पास देना। मतलब अगर एक अथॉरिटी होगी वही तो हमें लाइसेंस देंगे, या कहाँ जाओगे, नहीं तो पार्लियामेंट में जाओगे लाइसेंस लेने के लिए। ठीक है भाई, समझ में आ रहा है कुछ?
नेक्स्ट देखो, दिस एक्ट कंटेन 10 चैप्टर, इसके अंदर 10 चैप्टर होते हैं। क्वेश्चन 8 नंबर में भी आ सकता है, क्वेश्चन 4 में भी आ सकता है। आई थिंक ये अगर आएगा भी आएगा तो 8 में आएगा, है ना, क्योंकि बड़ा है, इसमें चैप्टर भी शामिल है। तो देखो चैप्टर्स को हम समझने की कोशिश करते हैं। चैप्टर फर्स्ट क्या कहता है? चैप्टर फर्स्ट कहता है इट कंटेन प्रीलिमिनरी इन्फॉर्मेशन। इसके अंदर कुछ प्रीलिमिनरी इन्फॉर्मेशन होती है, मतलब प्राइमरी इन्फॉर्मेशन होती है। प्रीलिमिनरी मतलब प्रारंभिक, इनिशियली। चैप्टर फर्स्ट के अंदर कुछ इन्फॉर्मेशन होती है जिसमें कुछ डेफिनेशंस है। फर्स्ट कि साइकेट्रिक हॉस्पिटल क्या होता है? ये हॉस्पिटल और नर्सिंग होम हैव एस्टेब्लिश्ड फॉर मेंटेन्ड बाय द गवर्नमेंट एंड एनी अदर पर्सन्स फॉर MIP, मेंटल इल पेशेंट। कि मेंटल इल पेशेंट के लिए कुछ हॉस्पिटल्स, साइकेट्रिक हॉस्पिटल मतलब ऐसे हॉस्पिटल बनाए गए जहाँ पे मेंटल इल पर्सन को रख सकते हैं। तो चैप्टर फर्स्ट के अंदर क्या था? प्रीलिमिनरी इन्फॉर्मेशन थी, यानी प्राइमरी इन्फॉर्मेशन है, जिसके अंदर कुछ डेफिनेशंस इंक्लूड है। फर्स्ट हमने डेफिनेशन पढ़ी कि साइकेट्रिक हॉस्पिटल क्या होता है। सेकंड वन हम बात कर रहे हैं कि मेंटली इल पर्सन क्या होता है। सेकंड वन डेफिनेशन है मेंटल इल पर्सन क्या होता है कि अ पर्सन हु इज नीड ऑफ ट्रीटमेंट बाय रीजन ऑफ मेंटल डिसऑर्डर अदर देन मेंटल रिटार्डेशन। अगर मेंटल रिटार्डेशन के अलावा अगर किसी व्यक्ति को कोई प्रॉब्लम है तो उसके ट्रीटमेंट के लिए किसी दूसरी वजह से उसको मेंटल डिसऑर्डर है, उसको हम कहते हैं मेंटल इल पेशेंट। ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, खाली वर्ड है जो आपको पता है। तीसरा साइकेट्रिस्ट क्या होते हैं कि ए मेडिकल प्रैक्टिशनर पोजेसिंग ए पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री और डिप्लोमा इन साइकेट्री। एक वह मेडिकल प्रैक्टिशनर जिसके पास पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होती है और डिप्लोमा होता है साइकेट्री के अंदर, MCI यानी मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के थ्रू, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के थ्रू, ठीक है। अगला होता है रिसेप्शन ऑर्डर। रिसेप्शन ऑर्डर मतलब एन ऑर्डर मेड अंडर द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट फॉर द एडमिशन एंड डिटेंशन। अभी मैंने डिटेंशन मतलब बताया था आपको, हिरासत में लेना ऑफ द मेंटल इल पेशेंट इन द साइकेट्रिक हॉस्पिटल। तो इसके अंदर कुछ ऑर्डर बनाए गए थे, कुछ प्रोविजन थे, कुछ रूल्स रेगुलेशन थे जिसके थ्रू किसी आदमी का एडमिशन किया जाता है, ठीक है। तो चैप्टर फर्स्ट के अंदर क्या था साहब? कि चैप्टर फर्स्ट के अंदर तो कुछ नहीं था साहब, प्रोविजनल इन्फॉर्मेशन थी, प्रारंभिक सूचनाएं, जिसके अंदर कुछ डेफिनेशन है, जैसे साइकेट्रिक क्या होता है, मेंटली इल पेशेंट क्या होता है, ठीक है, साइकेट्रिक हॉस्पिटल क्या होता है, साइकेट्रिस्ट क्या होता है, रिसेप्शन ऑर्डर क्या होता है। बात समझ में आई? दूसरा है चैप्टर सेकंड क्या है? इट डील्स विद द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेंटर एंड स्टेट अथॉरिटीज फॉर द रेगुलेशन एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ मेंटल हेल्थ सर्विसेज। अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा कि सेंट्रल और स्टेट अथॉरिटीज़ का फॉर्मेशन करते हैं, उसका ऑब्जेक्टिव है मेंटल हेल्थ एक्ट का। तो अभी हमने कहा चैप्टर सेकंड के अंदर क्या है कि साहब सेंट्रल और स्टेट अथॉरिटीज़ का इस्टेब्लिशमेंट करना, ताकि मेंटल हेल्थ सर्विसेज को क्या किया जा सके, रेगुलेट किया जा सके, ठीक है। नेक्स्ट देखो चैप्टर थ्री। नेक्स्ट चैप्टर थर्ड। चैप्टर थर्ड क्या होता है? इट प्रोवाइड्स गाइडेंस फॉर इस्टेब्लिशमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ साइकेट्रिक हॉस्पिटल। इसके अंदर कुछ गाइडेंस दी गई है कि किस प्रकार से हम एक साइकेट्रिक हॉस्पिटल को खोल सकते हैं और उसको मेंटेन कर सकते हैं। मैं अगर रिवीजन करूँ वापस, चैप्टर फर्स्ट के अंदर क्या था? प्रीलिमिनरली क्या था? प्रीलिमिनरली इन्फॉर्मेशन थी जिसके अंदर प्रारंभिक सूचनाएं थी। फिर उसके अंदर उसके अंदर हमने कहा कुछ डेफिनेशन है, जैसे साइकेट्री क्या है, मेंटल इल पेशेंट क्या है, रिसेप्शनिस्ट ऑर्डर क्या है, साइकेट्रिस्ट क्या है, ठीक है, साइकेट्रिक हॉस्पिटल क्या है। चैप्टर सेकंड में क्या था? साथ साथ में आपको याद होना चाहिए, चैप्टर सेकंड में था कि सेंट्रल और स्टेट अथॉरिटीज़ का फॉर्मेशन करना, ताकि मेंटल हेल्थ सर्विसेज को क्या किया जा सके, रेगुलेट किया जा सके, ठीक है, स्टेट और सेंट्रल अथॉरिटी का फॉर्मेशन। थर्ड क्या है? थर्ड है कि एक ऐसी गाइडेंस निकाली जाए, एक ऐसे नियम निकाले जाए जिसके थ्रू हम एक हॉस्पिटल खोल सकते हैं। कितना बेड होना चाहिए, कैसा रूम होना चाहिए, उसके अंदर सब कुछ हो, कैसे लाइसेंस मिलेगा, कितने आपके पास डॉक्टर होने चाहिए, ये सब चीज़ें इसके अंदर होनी चाहिए। चैप्टर नंबर फोर्थ, इट डील विद द प्रोसीजर फॉर एडमिशन एंड डिटेंशन। डिटेंशन मतलब वापस हिरासत में लेना इन साइकेट्रिक हॉस्पिटल। एक साइकेट्रिक हॉस्पिटल में एडमिशन के क्या क्या प्रोसेस होते हैं, ये चैप्टर फोर्थ में होना चाहिए क्या है, ठीक है। चैप्टर फोर्थ में क्या है कि साहब एक पागल व्यक्ति है, साइकेट्रिक व्यक्ति अगर आपकी गली में घूम रहा है तो आप किस प्रकार से उसको एडमिट कराओगे? क्या आप किसी गलत को तो एडमिट नहीं करा पाओगे, क्या कोई सही व्यक्ति और उसको आप झूठे एडमिशन करा दोगे? इसलिए उसमें कुछ नियम होते हैं। जैसे अगर मैं इसमें बात करूं तो फर्स्ट होता है एडमिशन ऑफ वॉलंटरी बेसिस। वॉलंटरी बेसिस मतलब एक अगर व्यक्ति खुद हॉस्पिटल के अंदर जाता है, खुद हॉस्पिटल में जाके डॉक्टर को बोलता है कि साहब मुझे पहले से आजकल कुछ प्रॉब्लम हो रही है, जैसे मुझे आजकल चिंता ज़्यादा रहती है, मुझे खाना आजकल कम भा रहा है, मैं दिनों दिन कुछ ना कुछ सोच में डूबा हुआ रहता हूँ,
ठीक है, मेरा लिबिडो भी कम हो रहा है, साथ साथ में जो प्लेजरेबल एक्टिविटी में पहले मन लगता था वो आजकल प्लेजरेबल एक्टिविटी मन नहीं लगता, जैसे एनहेडोनिया कहते हैं। ठीक है, मुझे घबराहट रहती है, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे अंदर कुछ सिम्टम आ रहे हैं पागलों जैसे, मैं बहुत एग्रेसिव हो जाता हूँ, इरिटेट हो जाता हूँ। तो अगर उस प्रकार के एडमिशन को कहते हैं वो, जैसे कहते हैं ना न्यूरोसिस, न्यूरोसिस मतलब उस व्यक्ति को समझ सकता है कि भाई हाँ इनसाइट उसके अंदर प्रेजेंट रहती है, इनसाइट प्रेजेंट रहती है। ठीक है, तो उसे कहते हैं वॉलंटरी बेसिस एडमिशन। ध्यान रखना एक एक पॉइंट को कि एडमिशन ऑफ वॉलंटरी बेसिस क्या होता है। नेक्स्ट जब हम डिस्चार्ज पढ़ेंगे तो भी सेम पॉइंट आएंगे, इसलिए पॉइंट को ध्यान रख लेना, जिसके अंदर व्यक्ति खुद गया। दूसरा होता है एडमिशन अंडर स्पेशल सर्कमस्टेंसेस, यानी कुछ ना कुछ स्पेशल सर्कमस्टेंसेस के अंदर उसका एडमिशन कराया जाता है। इसके अंदर क्या होता है, या तो फैमिली या फ्रेंड मेंबर जाते हैं और डॉक्टर को बोलते हैं कि साहब मेरे इस फ्रेंड को एडमिट कराना है, या कुछ प्रोसीजर रहेगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, डॉक्टर से 2 सर्टिफिकेट लेने पड़ेंगे मेंटल इल के, उसके बाद में आपको मजिस्ट्रेट के सामने वो पेश करने पड़ेंगे। ठीक है, एक आपको गैजेट ऑफिसर के सामने पेश करना पड़ेगा, ये हम आगे वापस देख लेंगे। तीसरा होता है एडमिशन अंडर रिसेप्शन ऑर्डर। रिसेप्शन ऑर्डर मतलब होता है ऑन एप्लीकेशन। ऑन एप्लीकेशन मतलब अगर कोई एप्लीकेशन रिटन में किसी वाइफ के द्वारा, किसी हस्बैंड के द्वारा, किसी पेरेंट्स के द्वारा दी गई है। एक वाइफ कहती है साहब मेरा पति आजकल बहुत ज़्यादा पागल हो गया, मेरे ऊपर पत्थर फेंकता है, तो पूछते क्या दारू पीता है? नहीं साहब दारू नहीं पीता, पता नहीं क्या हो गया है। चलो ठीक है, एक दो क्या है कि यूट्यूब पे स्टोरी होना ज़्यादा अच्छा नहीं लगती बातें। तो एक था अभी कहीं पे एक केस सुना था मैंने, जिसके अंदर एक व्यक्ति पता नहीं बहुत ज़्यादा साइकेट्रिकल हो गया, उसको पता ही नहीं चल रहा मैं क्या क्या हरकतें किनके सामने क्या कुछ कर रहा हूँ। ठीक है, तो फिर वो वाइफ क्या करती है, रिटर्न के अंदर लिख करके देती है, एप्लीकेशन लिख करके देती है। कहाँ देती है, पहले पुलिस स्टेशन में देना पड़ेगा। पुलिस ऑफिसर देखते हैं और 24 घंटे तक, मतलब 24 घंटे के अंदर बार बार पुलिस ऑफिसर उस व्यक्ति को देखते हैं कि भाई वास्तव में ऐसी हरकतें कर रहा है नहीं कर रहा है। और जब उन्हें लगता है हाँ ये कर रहा है, तो फिर 2 मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाते हैं। ठीक है, फिर वो मजिस्ट्रेट के सामने पेश करते हैं। मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने के बाद में एक डॉक्यूमेंट को, 2 डॉक्यूमेंट हुए, फिर आपको एक डॉक्यूमेंट को गजेट ऑफिसर, गजेट मेडिकल ऑफिसर मतलब राजपत्रित, अगर किसी के पास में सील वगैरह है गवर्नमेंट की, उससे आपको सिग्नेचर करवाने पड़ते हैं। उसके बाद में मजिस्ट्रेट देखता है। ठीक है, अब ऑन प्रोडक्शन बिफोर मजिस्ट्रेट, फर्स्ट हो गया ऑन एप्लीकेशन, सेकंड हो गया ऑन प्रोडक्शन बिफोर मजिस्ट्रेट। मजिस्ट्रेट के पास में ले जाने से पहले पुलिस ऑफिसर उसको क्या करता है, उस व्यक्ति के बिहेवियर को देखता है, उसको 24 घंटे जेल में रखता है और उसके बाद में मजिस्ट्रेट के सामने पेश करता है। अभी एक बार ऐसा सुनने में आया था, किसी मेरे फ्रेंड ने एक बात बताई थी, जब मैं उनको ही बता रहा था, तो उन्होंने कहा था कि एक बार क्या हुआ कि एक पुलिस वाला ने किसी एक साइकेट्रिक पेशेंट को एडमिट कर लिया, और जब साइकेट्रिक पेशेंट के होते डरते हैं पुलिस वालों से, फिर उसको 24 घंटे जेल में रखने का प्रावधान है, तो जेल में रखा जैसे उसको, तो साइकेट्रिक पेशेंट ने क्या किया, जेल में डर की वजह से, भाई जेल में डर ही लगता है ना, किसी किसी को पागल हो जाते जब, तो उसने अपने सिर को उस दीवार से बार बार जोर जोर से लगाया, तो उसकी वजह से उस साइकेट्रिक पेशेंट की वहीं पे डेथ हो गई। ऐसा कुछ हुआ था, कुछ सिस्टम चला था, फिर पुलिस वाले पे कुछ कार्रवाई वगैरह हुई, पुलिस वाले को कहीं छुपना पड़ा, ऐसा कुछ सीन था। ठीक है, तो यानी कि उनमें क्या होता है, डर होता है, फियर। साइकेट्रिक पेशेंट को पुलिस से डर लगता है, पुलिस की गाड़ी की सायरन से, आवाज़ से डर लगता है, पुलिस नाम से भी डर लगता है। फोर्थ वन देखो एडमिशन ऑन इमरजेंसी। जब इमरजेंसी आ जाती है भाई हाँ तो बहुत ज़्यादा हालत इसकी ख़राब हो रही है, पता नहीं हरकतें बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, तो एडमिशन करना पड़ता है। टेम्परेरी ट्रीटमेंट ऑर्डर, किसी किसी का टेम्परेरी ट्रीटमेंट ऑर्डर देते हैं, जैसे किसी को ब्रेन अटैक वगैरह आता है तो उस टाइम पे कुछ समय के लिए उसमें न्यूरोसिस बीमारी हो जाती है, इसलिए कुछ टेम्परेरी टाइम के लिए। और अगला होता है एडमिशन ऑफ मेंटल इल पर्सन, प्रिजनर, जो कैदी होते हैं, उन मेंटल इल कैदी होते हैं, उनके एडमिशन के लिए इसमें नियम बनाए गए थे चैप्टर 4 में। तो चैप्टर 4 में एडमिशन के बेस पे नियम थे। चैप्टर 5 में क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज के बेस पे। इट डील मेनली विद द प्रोसीजर टू बी फॉलोड फॉर द डिस्चार्ज ऑफ MIP, मेंटल इल पर्सन फ्रॉम मेंटल हॉस्पिटल। तो फर्स्ट वन चलेगा डिस्चार्ज ऑफ पेशेंट एडमिटेड ऑन वॉलंटरी बेसिस, उस व्यक्ति का डिस्चार्ज जो कि खुद स्वतः अपने मर्जी से आया था, जैसे मैंने पहले बताया आपको, जैसे मर्जी से आया उसके लिए। डिस्चार्ज ऑफ द पेशेंट एडमिटेड अंडर स्पेशल सर्कमस्टेंसेस, कुछ न कुछ विशेष परिस्थितियों के कारण किसी व्यक्ति को अगर आपने एडमिट किया, कुछ न कुछ विशेष परिस्थितियों के कारण अगर आपने किसी व्यक्ति को एडमिट किया तो उसके डिस्चार्ज के लिए। डिस्चार्ज ऑफ पेशेंट ऑन रिसेप्शन ऑर्डर, अगर आपने मजिस्ट्रेट ने, रिसेप्शन ऑर्डर मतलब या तो किसी ने एप्लीकेशन दी थी, फैमिली फ्रेंड्स, सॉरी वाइफ ने, हस्बैंड ने, पेरेंट्स ने,
या फिर मजिस्ट्रेट के ऑर्डर पर किसी ने उसको अंदर डाला तो उसके डिस्चार्ज के लिए। अगला है डिस्चार्ज ऑफ पेशेंट एडमिटेड बाय पुलिस, पुलिस के द्वारा अगर किसी पेशेंट को एडमिट किया गया तो उसके डिस्चार्ज के लिए। डिस्चार्ज ऑफ मेंटली इल प्रिजनर, जो कैदी थे उनके डिस्चार्ज के लिए। अगला है लीव ऑफ एब्सेंस, मतलब होता है कि अगर एक फैमिली चाहती है कि जिन्होंने उस पेशेंट को एडमिट करवाया है, जैसे हमने पढ़ा ना एडमिशन अंडर स्पेशल सर्कमस्टेंसेस, जिसमें कुछ फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर उस पेशेंट को एडमिट कराते हैं। तो अगर फैमिली मेम्बर चाहते हैं कि साहब हम इस पेशेंट को अपने घर पे रखेंगे और हम इसका इलाज कर देंगे, तो 60 दिन तक उनको उनके घर पे रखने की अनुमति दी जाती है। अगर वो फैमिली उसकी केयर करना चाहते हैं तो अगर 60 दिन में अगर उसकी केयर नहीं हो पाती है तो उसको वापस एडमिट किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 6। इट डील विद जुडिशियल इंक्वायरी रिगार्डिंग मेंटली इल पर्सन possessing property, their custody and their maintenance of property. A guardian may be appointed by the courts and the law of behalf of the alleged mentally ill persons incapable to looking after the self and property. अगर ये कोई मानसिक रूप से पागल व्यक्ति है और उसके पास में क्या होता है, पहले क्या होता था कि एक सीन बताता हूँ आपको। पहले क्या होता था कि अगर कोई पैसे वाला ज़्यादा है, फिर ज़्यादा समाज में ऊंचा नाम कर रखा है या फिर उसकी नौकरी बहुत ज़्यादा लगी हुई है, तो पड़ोसी क्या करते थे, हर पड़ोसी की बात नहीं करता हूँ, सीरियलों के अंदर बात करता हूँ, सीरियल्स में ऐसा होता था। तो क्या करते थे, पड़ोसी उसको खाने में कुछ ऐसी दवाई मिला देते थे, फिर वो व्यक्ति पागल हो जाता था, फिर उस पर जादू टोना कर देते थे, ऐसा कुछ सीन रहता, उसकी वजह से वो व्यक्ति मेंटल इल हो सकता था। तो अब क्या गया, तो चैप्टर नंबर 6 ने क्या किया, हाईकोर्ट ने ऐसे नियम बना दिए, सॉरी हाईकोर्ट क्या, कोर्ट ने ऐसे नियम बना दिए कि साहब जो मेंटली इल पर्सन होगा उसकी सारी प्रॉपर्टी का हिसाब सरकार अपने पास तो रखेगी ही रखेगी। ठीक है, अगर उसको एडमिट किया जा रहा है तो उस एडमिट किया जाने की जो एडमिट कर रहा है उस पुलिस स्टेशन में तो हिसाब रहेगा, साथ ही साथ एक मेंबर ऐसा अपॉइंट किया जाएगा जो उसके घर का, उसके घर परिवार का, उसकी प्रॉपर्टी का, उसके डॉक्यूमेंट्स का, सबका ध्यान रखें। ठीक है, चैप्टर नंबर 7 तो देखो, इट डील विद द वेज मीन्स टू मीट द कॉस्ट ऑफ द मेंटेनेंस मेंटली इल पर्सन्स डिनाइड इन द साइकेट्रिक हॉस्पिटल। अगर किसी आपने पेशेंट को साइकेट्रिक हॉस्पिटल में डाला है तो उसको साइकेट्रिक हॉस्पिटल के पैसे कैसे देने पड़ेंगे, क्या नियम रहेगा, कितने देने पड़ेंगे और किन तरीकों से वो व्यक्ति पैसे देगा, यह सब चीज़ें चैप्टर नंबर 7 में होती है। ठीक है, चैप्टर नंबर 8 समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बालकों? चैप्टर 8 में क्या होगा, लंबी क्लास चल रही है, आप भी साथ साथ बैठ रहना, चैप्टर कंप्लीट करना है इसलिए, वरना 10-10 मिनट के वीडियो क्या देखोगे आप लगातार, जुल्मी जुल्म कब तक सहेगा है। नेक्स्ट देखो चैप्टर नंबर 8, बोर तो फील नहीं कर रहे हो। इट इज़ द लेटेस्ट एक्ट विच प्रोवाइड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट ऑफ मेंटल इल पर्सन। इसके अंदर ये एक नया नियम है जिसके अंदर एक कोई मेंटल इल पर्सन है उसको भी अधिकार दिए गए, उसको भी अधिकार दिए गए और उन अधिकारों की रक्षा की गई। ये भारत का संविधान है जहाँ पर हर कोई व्यक्ति स्वतंत्रता से रह सकता है। इंडिया इज ए डेमोक्रेटिक कंट्री इन विच ऑल द पीपल लिव हैप्पीली, नई डेफिनेशन बनी है ना, मतलब एक व्यक्ति क्या हो सकता है, आराम से खुशी से रह सकता है, उसको ही हैज़ मेनी राइट्स, जैसे राइट टू वोट, राइट टू एक्सप्रेस देयर एक्सप्रेशन, राइट टू फ्रीडम, राइट टू इक्वलिटी, राइट टू एजुकेशन, बहुत सारे राइट हैं। वैसे ही ये भारत है साहब, यहाँ पर किसी को दबा के नहीं रखते, यहाँ पर मेंटल इल पर्सन के भी राइट हैं। चैप्टर नंबर 8 में पहला राइट है, नो मेंटल इल पर्सन सेल बी सब्जेक्टेड ड्यूरिंग ट्रीटमेंट टू एनी इंडिग्निटी फिजिकल और मेंटल और क्यूरिटी कहीं लिखो क्यूरिटली। ठीक है, क्रूअल मतलब क्या होता है, क्रूरता, क्रूरता मतलब क्रूअल क्या होता है बताते हैं, समझ लो। बात ये है कि ये भारत है, यहाँ पर अगर कोई एक मेंटल इल पेशेंट है और उसका ट्रीटमेंट चल रहा है तो किसी भी व्यक्ति के पास ये अधिकार नहीं है कि उसका अपमान कर सके, उसको ये नहीं कह सकते ये पागल ऐसा मत करना है, ये भारत का संविधान इसकी गवाही नहीं देता। चैप्टर नंबर 8 के अनुसार उसको राइट मिले हुए हैं, जिसके अंदर पहला राइट यही है कि अगर किसी मेंटल पेशेंट का ट्रीटमेंट चल रहा है तो इस ट्रीटमेंट के अंदर आप किसी व्यक्ति का ना तो अपमान कर सकते हो, ना इसको फिजिकली और मेंटली प्रताड़ित कर सकते हो, और ना उसके साथ में क्रूअल बिहेवियर कर सकते हो। ठीक है, ना उसके साथ आप मारपीट कर सकते हो, उसके साथ किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं की जा सकती है।
नेक्स्ट देखो, नो मेंटली इल पर्सन अंडर ट्रीटमेंट शेल बी यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ द रिसर्च अनलेस सच रिसर्च इज ऑफ डायरेक्ट बेनिफिट टू हिम। एक ट्रीटमेंट चल रहा है अगर किसी व्यक्ति का, उस ट्रीटमेंट के अंदर आपके पास ये अधिकार नहीं है कि आप उस आदमी का रिसर्च के अंदर इस्तेमाल कर सकते हो। अगर वो रिसर्च उसको डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अगर उसको बेनिफिट करती है तो कर सकते हो। अगर उसको डायरेक्ट और इनडायरेक्टली वो रिसर्च उस व्यक्ति को कोई बेनिफिट नहीं करती तो आपके पास ऐसा कोई अधिकार नहीं है कि आप उसके साथ कोई रिसर्च करो, छेड़छाड़ी नहीं कर सकते आप। नो लेटर और कम्युनिकेशन सेंट और टू ए मेंटली इल पर्सन शेल बी इंटरसेप्टेड, डिनाइड, डिटेंड और डिस्ट्रॉयड। अगर मेंटल पेशेंट के जो अगर आपने एडमिट किया और उसका ट्रीटमेंट चल रहा है और अगर उसके पास में अगर किसी ने लेटर भेजा है, तो मेंटल इल पेशेंट है तो कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड तो ऐसा होगा नहीं जो उसको लेटर भेजेगा है, या फिर उसकी पत्नी भी होगी नहीं जो उसको लेटर भेजेगी। सरकार के द्वारा, किसी हॉस्पिटल के द्वारा या उसके मकान से संबंधित किसी भी प्रकार का अगर कोई भी लेटर आता है तो न तो आप दबाव में उस व्यक्ति से कोई लेटर भिजवा सकते हो, न उसके लेटर को आप छुपा के रख सकते हो। हाँ, ट्रीटमेंट होने के बाद में आप उसको वो लेटर देख के घर भेज सकते हो। ठीक है, ये राइट थे। समझ में आ रहा है? चैप्टर समझ में आ रहा है? अब ये मत कह देना साहब क्वेश्चन आएगा ही नहीं। क्वेश्चन मेंटल हेल्थ एक्ट का आएगा, कर्म खराब रहे तो 16 में आएगा, नहीं तो 4 या 8 में आएगा। 8 में भी आएगा तो भी चैप्टर आपको लिखने पड़ेंगे। मेरे हिसाब से चैप्टर बहुत ईजी है। ठीक है, बिना टाइम वेस्ट किए चैप्टर नंबर 9 देखो। इट डील विद द प्रोसीजर्स टू बी फॉलोड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट एंड मेंटेनेंस of psychiatric hospital, nursing homes and the penalties which can be relatively severe and explicit for the contravening them। मतलब होता है चैप्टर नंबर 9 के अनुसार आपको एक साइकेट्रिक हॉस्पिटल खोलने के लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, क्या क्या डिग्री की ज़रूरत पड़ेगी, किन किन स्टाफ की ज़रूरत पड़ेगी, और अगर आपने उस साइकेट्रिक हॉस्पिटल के अंदर अगर कुछ भी गलत काम हुआ, कुछ भी नियमों का उल्लंघन हुआ तो आपके साथ क्या क्या पेनल्टी वसूली जाएगी। ये सब चीज़ें चैप्टर नंबर 9 में डिसाइड की गई है। नेक्स्ट देखो चैप्टर नंबर 10, इट डील विद द क्लेरिफिकेशन पर्टेनिंग मतलब होता है रिलेटेड टू द सर्टेन प्रोसेस टू बी फॉलोड बाय द मेडिकल ऑफिसर इन चार्ज ए साइकेट्रिक और नर्सिंग होम। चैप्टर नंबर 9 के अंदर ऐसा बताया गया है कि आपको जो मेडिकल इल पेशेंट है, जो मेंटल इल पेशेंट अगर वह समझ पा रहा है, अगर उनमें न्यूरोसिस की कंडीशन अगर वह समझ पा रहा है तो आपको पूरा प्रोसीजर उस व्यक्ति को समझाना है कि मेडिकल ऑफिसर क्या क्या प्रोसीजर अपना करके उसका ट्रीटमेंट करेगा। ठीक है, साइकेट्रिक या नर्सिंग होम के अंदर। और अगर ऐसा नहीं है तो उनकी फैमिली को आपको ये क्या बात करनी है, समझानी है। ठीक है भाई, समझ में आया? नेक्स्ट देखो एक बीच मोटिवेशन स्टोरी के वो गरीब उस अमीर से लाख दर्जे बेहतर है जो अपनी कश्ती खुद अपने हाथों से लिखता है। कौन? वह गरीब उस अमीर से लाख दर्जे बेहतर है जो अपनी कश्ती खुद अपने हाथों से लिखता है। उसी प्रकार आपको भी अपनी कश्ती अपने हाथों से लिखनी है। कहते हैं कि रख हौसला व मंजर भी आएगा, प्यासे के पास समंदर भी आएगा। अरे मत हार के बेटे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। उसी प्रकार आप भी फुली मोटिवेटेड रहो, फुली मोटिवेटेड होकर के चलते रहो अपनी राह की चल पे। साथ साथ में राह की चल पे मचलना नहीं, आपको चलना ही है। सिर्फ मचल गए तो फिर वाह। चलो नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट है नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम। क्या होता है नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम? बात हम इसकी कर रहे हैं, समझ लीजिएगा। इसमें से क्वेश्चन आएगा एक सर्विसेज, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम, इसका शॉर्ट फॉर्म आएगी NMHP करके। ठीक है, राइट, या फिर से आपको दे देगा डिस्क्राइब NMHP नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम। और उसके बाद में ये तो क्वेश्चन फिक्स है सर्विसेज ऑफ मेंटल हेल्थ प्रोग्राम, तो इसके अंदर हम दोनों ही साथ साथ में पढ़ लेंगे ताकि इजी रहे। ठीक है, नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम आए तो भी वो आपको सर्विसेज चेप देनी बड़ी बड़ी। समझ में आ रही है? थोड़ी थोड़ी मारवाड़ी भी समझ में आ रही है, क्योंकि हम अपनी मातृभाषा को छोड़ नहीं सकते। नेक्स्ट देखो, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च द नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम इन 1982। 1982 के अंदर भारत सरकार ने एक नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम चलाया था। साहब क्यों चलाया उन्होंने ये प्रोग्राम? पहले उन्होंने एक एक्ट बना दिया, उस एक्ट के थ्रू सब बातें तो बता दी, फिर प्रोग्राम क्यों चलाया?
तो कीपिंग इन व्यू दैट द हैवी बर्डन ऑफ मेंटल हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर इन द कंट्री टू डील विद इट, भारत के अंदर अगर हमने मेंटल हेल्थ एक्ट पास किया गया था तो उस पास के अंदर भाई उनको चलाने के लिए, उनकी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कुछ कमियां नजर आई कि जो जो हमने सुविधा पहुंचाई भारत सरकार ने, वो ठेठ गरीब लेवल तक, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल तक, नीचे गांवों तक वो सही सुविधाएं पहुंची नहीं। तो फिर क्या मतलब? हाँ, जो मॉडर्न कंट्रीज है, सॉरी जो कहते हैं ना मेट्रो सिटीज है, वहाँ तक वो सुविधा पहुंची, ठीक है, पर नीचे वाले तो अभी भी वही चीज़ है। पहले क्या होता था भाई, मेंटल पेशेंट होते थे उनको कहते थे भूतों की हवा लग गई, कुछ हवा लग गई, उनमें भूत वगैरह आने लग गए, पागलपंती करने लग गए, ठीक है। अब उन तक वो सुविधाएं पहुंची नहीं, फिर क्या मतलब रहा मेंटल हेल्थ एक्ट बनाने का? उनमें सब चीज़ तो बता दी, तो फिर प्रोग्राम चलाने पड़े, उस प्रोग्राम के थ्रू ठेठ निचले स्तर तक जाके उन प्रोग्रामों को पहुंचाना पड़ा। जैसे प्लस पोलियो प्रोग्राम होते हैं, है ना, मतलब जो अभियान चला उसको धरातल पे तो उतारना है ना। अब इसका ऑब्जेक्टिव देखो, बेसिक मेंटल हेल्थ केयर टू ऑल द नीडी स्पेशली द पुअर फ्रॉम द रूरल स्लम्स एंड ट्राइब्स एरिया, कि जो मेंटल हेल्थ केयर है, ठीक है, क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है। जैसे सिंपल से अगर मैं आपको बात करूं बिना टाइम कंज्यूम किए, कि आपको पता होगा एक एनटीडी नाम की बीमारी होती है, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। जो बीमारी होती है उसमें क्या होता है कि जब आपका 21 से 28वां दिन चल रहा होता है गेस्टेशन का, या फिर आप मान सकते हो 3rd to 4th वीक ऑफ गेस्टेशन, उस टाइम पे क्या होती है, न्यूरल ट्यूब बनना शुरू होती है। अब 21 से 23 दिन पे न्यूरल ट्यूब बनना स्टार्ट होती है, 21वें दिन पे स्टार्ट होती है और 28वें दिन पे न्यूरल ट्यूब बन जाती है। यानी कहने का मतलब है 7-8 दिन में न्यूरल ट्यूब बन जाती है। सही बात है ना भाई, 21वें दिन पे बनना स्टार्ट होती है और 28वें दिन पे मैं कहता हूँ बन जाती है, 7-8 दिन में न्यूरल ट्यूब बन जाती है। कब बनती है? फर्स्ट मंथ ऑफ गेस्टेशन पे। अब मान लो गाँव में पता ही नहीं चलता फर्स्ट मंथ ऑफ गेस्टेशन कब हुआ, ठीक है, मतलब प्रेगनेंसी का 1 महीना कब हुआ ये पता ही नहीं चलता। तो उस टाइम पे क्या होता है कि जो मेनली 1.5 महीने बाद ही पता चलता है ना, नेक्स्ट एमसी के अनुसार पता चलता है भाई, हाँ ठीक है कि हाँ अब 1 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी हुई है नहीं हुई। तो हमें तो 7-8 दिन के अंदर अंदर उस न्यूरल ट्यूब को डेवलप करना है। और आपको पता है उस न्यूरल ट्यूब को डेवलप होने के लिए 2 मिनरल्स की आवश्यकता होती है। फर्स्ट होता है जिंक और दूसरा होता है विटामिन B9 फॉलिक एसिड। अब उनकी डोज दी जाती है प्रेगनेंसी से 1 मंथ बिफोर 1 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी से 1 महीने पहले। अब गाँवों के अंदर ऐसी चीज़ें नहीं देते हैं, तो उसकी वजह से न्यूरल ट्यूब का सही ढंग से फॉर्मेशन नहीं हो पाता है। और जब न्यूरल ट्यूब का सही ढंग से फॉर्मेशन नहीं हो पाता तो एनटीडी होती है, ठीक है, जिसकी वजह से ब्रेन रिटार्डेशन रहता है, मेंटली इल पर्सन होता है, कभी कभी व्यक्ति पागल जन्मता है, कभी कभी क्या होता है कि 18-19 साल के बाद वो व्यक्ति मर जाता है पागलपंती की वजह से। तो एक मेंटली हेल्थ प्रॉब्लम ही तो है। तो इसको धरातल पे उतारना है, गाँवों तो कैसे सुविधाएं पहुंचानी, गाँव वालों को बताना है कि भाई इन 2 टेबलेट्स का कितना योगदान है, कब लेनी है कब नहीं लेनी है, ठीक है, इनकी वजह से क्या क्या मेंटल इलनेस आ सकती है, ठीक है। प्रमोशन ऑफ कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इन मेंटल हेल्थ सर्विस डेवलपमेंट एंड इंक्रीज द इफेक्ट टुवार्ड्स द सेल्फ हेल्प इन द कम्युनिटी। समुदाय के अंदर, गाँवों के अंदर जो लोग हैं उनका भी पार्टिसिपेशन हमें करना है, पार्टिसिपेशन, उनका भी योगदान चाहिए, उनका भी सहयोग चाहिए। क्यों? ताकि मेंटल हेल्थ सर्विसेज को डेवलप किया जा सके, बताया जा सके कि वास्तव में साइकेट्रिक भी नाम की कोई चीज़ है। आज अगर हम 21वीं सदी के अंदर हैं, फिर भी भारत के अंदर जितने साइकेट्रिक हॉस्पिटल बनने चाहिए थे उतने नहीं है। अभी भी जो साइकेट्रिकल पेशेंट है वो गलियों के अंदर सड़कों पे घूम रहे हैं, उनको जो सुविधाएं मिलनी चाहिए उनको नहीं मिल रही है। क्यों? क्योंकि जो नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम वो सही ढंग से धरातल पर उतरा नहीं है। आज भी हम वही जाड़े जपटे में लगे हुए हैं, काला जादू करा रहे हैं, टोटके करा रहे हैं। सही बात है, वो कहीं ना कहीं अपनी जगह पे सही है, पर जो चीज़ अगर प्रूव्ड हो चुकी है, सिजोफ्रेनिया बीमारी प्रूव्ड है, ओसीडी प्रूव्ड है, तो उनको हमें समझना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर एंड देयर एसोसिएटेड डिसेबिलिटी। वही चीज़ आ गई जो मैंने कहा था कि प्रिवेंशन करना और ट्रीटमेंट करना न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर को, जैसे स्पाइनल बाइफिडा है, ठीक है, स्पाइनल कोर्ड सिस्टिका है, मेनिंजोमाइसील है, ठीक है, लिपोमेनिंजेस है, तो इन सब का क्या करना है? ट्रीटमेंट करना। गांव में ये सब चीज़ें बतानी है कि साहब कुछ इन्फेक्शन नाम की भी चीज़ है, कुछ सेप्टिक नाम की भी चीज़ है, पर एक चीज़ है यार, छोड़ो, नेक्स्ट आओ, टू इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ। और उस व्यक्ति के जो क्वालिटी ऑफ लाइफ उसको आपको इम्प्रूव करना है। समझ में आई बात है? इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? धरातल पर किसी चीज़ को उतारना, यह इसका ऑब्जेक्टिव है। प्रोग्राम चलाना है, कुछ ना कुछ मुहिम चलाने ताकि लोगों को समझ में आए।
कोरोना की भी मुहिम चली, 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी, ताकि लोग जागरूक हों इसके प्रति। ठीक है, गली के अंदर अगर एक पागल व्यक्ति घूम रहा था, हम उसको एडमिट नहीं करा पा रहे हैं आज। क्यों? क्योंकि जो हमें इतना नॉलेज ही नहीं है, हमने नाम दे दिया उसको एक पागल। अरे पागल थोड़ी, उसको कौन सी साइकेट्रिक इलनेस है उसका पता किया जाए। अगर आप भी फिर पुलिस स्टेशन के अंदर जाओ, कुछ सर्टिफिकेट वगैरह उसके जो निकवालो, उसको ले जाओ, मजिस्ट्रेट के साथ में पेश करो, और उसकी इच्छा है तो उसको एडमिट कराओ। ये होता है सही ढंग से प्रोग्राम को फॉलो करना। ठीक है भाई, नेक्स्ट देखो, अभी आपको तो समझाने का टाइम नहीं है। नेक्स्ट देखो ट्रीटमेंट। अभी एग्जाम के अकॉर्डिंग हम चलते हैं, साथ साथ में ट्रीटमेंट की बात करते हैं कि विलेज एंड सब सेंटर लेवल मल्टीपर्पज वर्कर एंड हेल्थ सुपरवाइजर अंडर द सुपरविजन ऑफ मेडिकल ऑफिसर टू बी ट्रेंड फॉर। मतलब आपको सबसे पहले विलेज और सब सेंटर लेवल पे जाना है, गांवों के अंदर सबसे पहले सुविधाओं को झलकाना है आपको। मल्टीपर्पज वर्कर, फिर आपको जैसे टीचर्स होते हैं, गवर्नमेंट टीचर्स होते हैं, उनकी अलग अलग जगह ड्यूटी लगती है, उसी प्रकार की वहाँ के एएनएम की, वहाँ के स्टाफ की अलग अलग जगह पे ड्यूटी लगानी है, ताकि मेंटल जो हेल्थ है उसके बारे उसका कंसेप्ट है वो लोगों को समझा सके। एंड अंडर द सुपरविजन ऑफ मेडिकल ऑफिसर, किसके सुपरविजन में? मेडिकल ऑफिसर, उसके सुपरविजन में हमें ये काम करना है। इसमें क्या होगा? मैनेजमेंट ऑफ साइकेट्रिक इमरजेंसी, मतलब कि जो साइकेट्रिक इमरजेंसी है किसी गांव के अंदर, किसी सब सेंटर के अंदर, उसको हमें देखना और उसका मैनेजमेंट करना है। एडमिनिस्ट्रेशन एंड सुपरविजन ऑफ मेंटेनेंस ट्रीटमेंट फॉर द क्रोनिक साइकेट्रिक डिसऑर्डर, अगर किसी को क्रोनिक साइकेट्रिक डिसऑर्डर है तो हमारे साथ में मेडिकल ऑफिसर भी साथ में है, तो क्रोनिक साइकेट्रिक डिसऑर्डर है उसका हमें सुपरविजन करना है, उसको एडमिनिस्ट्रेशन करना है और उसका ट्रीटमेंट करना है। डायग्नोसिस एंड मैनेजमेंट ऑफ ग्रांड मल एपिलेप्सी इन चिल्ड्रंस, देखो एपिलेप्सी ऑफ चिल्ड्रंस, जिसका मैं नाम तो अभी मेरे दिमाग से उतर गया, एक चिल्ड्रंस के अंदर, बच्चों के अंदर फीवर की वजह से, और मैं नाम पता नहीं उतर गया मेरे दिमाग से, फीवर की वजह से बच्चों में सीजर आते हैं। मतलब जब उनका बॉडी टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ जाता है और गर्मी की वजह से, ज़्यादा बॉडी टेम्परेचर की बढ़ने की वजह से बच्चों के अंदर सीजर आने शुरू हो जाते हैं। एक होता है और बच्चों, हाँ, जो ग्रांड मल एपिलेप्सी सीजर, मतलब बच्चों में दिन में कम से कम 500 से 1000 बार छोटे छोटे 1-1 सेकेंड के सीजर आते रहते हैं। तो ये चीज़ें बतानी है उनको कि भी ऐसे सीजर आ रहे हैं। ठीक है, अडल्ट में भी आते हैं, पर अडल्ट में 100 टाइम आते हैं, तो आप 1-1 सेकेंड किसी चीज़ को देखते रहते हो, 1 सेकेंड 2 सेकेंड किसी चीज़ को घूरते हो, इसका मतलब शॉर्ट सीजर आया। ठीक है, तो आपको लोगों को बताना है कि बच्चों के अंदर ज़्यादा बॉडी टेम्परेचर नहीं बढ़ने देना है, ताकि उससे क्यों, उससे फिर सीजर आ सकते हैं। और फिर वो गाँव वाला है, साहब इसमें ताना आ रहा है, इसमें यूँ आ रहे हैं, इसमें यूँ आ रहे हैं। सही बात है, छियाँ वगैरह भी आती है, सब कुछ होता है, मानते हैं सब देवी देवताओं को, पर हमें यह भी तो मानना पड़ेगा कि साहब गर्मी की वजह से भी सीजर आते हैं, है ना। एक्सेप्ट तो इस चीज़ को भी करना पड़ेगा। नेक्स्ट देखो, काउंसलिंग प्रॉब्लम रिलेट, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। हम कंपोनेंट की बात करें, जिसके अंदर ट्रीटमेंट मैंने लिखा, यहाँ से कंपोनेंट या सर्विसेज ऑफ मेंटल हेल्थ प्रोग्राम स्टार्ट हुई है। नेक्स्ट वन आएगा डायग्नोसिस एंड मैनेजमेंट ऑफ ग्रांड, ये हो गया। काउंसलिंग प्रॉब्लम रिलेटेड टू द एल्कोहल एंड ड्रग एब्यूज़, कि साहब एक कोई व्यक्ति एल्कोहल पी करके घर पे उत्पात मचा रहा है, बच्चों को परेशान कर रहा है, बच्चों के साथ मारपीट कर रहा है, कुछ ड्रग का एब्यूज़ कर रहा है, तो हमें उसको भी काउंसलिंग देनी पड़ेगी। आजकल आपको पता है गाँवों के अंदर मैरिज काउंसलिंग होती है, मैराइटल काउंसलिंग, फैमिली काउंसलिंग होती है। गाँव में तो अभी तक इसका चलन नहीं गया, पर जैसे किसी व्यक्ति की शादी होने वाली होती है तो शादी से पहले वो काउंसलिंग करते हैं, हस्बैंड वाइफ दोनों जाकर के किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, फिर काउंसलिंग करते हैं कि क्या हमारी सोच सही बैठ रही है नहीं बैठ रही, क्या हम शादी की एज है या नहीं है, क्या हम इससे शादी कर सकते हैं या नहीं कर सकते। और उसके बाद जब डिवोर्स होता है, यानी जब तलाक होती है, तो तलाक होने के बाद भी काउंसलिंग होती है, जैसे हम कहते हैं डिवोर्स के बाद में काउंसलिंग होती है, ठीक है। उसमें ये डिसाइड किया जाता है कि हमारे दोनों के बीच में क्या ड्रॉबैक्स रही है, क्या कमियां हमारे बीच में रही है कि हमें आज तलाक लेने की ज़रूरत पड़ गई। ऐसी क्या चीज़ें हैं कि जो मैं चाहता हूँ ये नहीं चाहती है, यह सब चीज़ें किस में होती है, आजकल काउंसलिंग होती है। तलाक लेते समय भी ऐसी काउंसलिंग होती है, ताकि हाँ, फिर वो काउंसलर दोनों की बातें सुनता है, फिर दोनों में सामंजस्य बैठाता है, फिर डिसाइड करता है कि हाँ ठीक है चलो अब आप साथ में रह सकते हो। तो इसका चलन आ गया गाँव में, इसको समझना पड़ेगा कि हाँ भाई काउंसलिंग भी एक ज़रूरी चीज़ है अपने आप में। थोड़े दिनों बाद में एजुकेशनल भी काउंसलिंग होती है कि मुझे कौन सी पढ़ाई करनी है, मेरी इतने परसेंटेज है। और आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ बता दो, चाइना में जेनेटिक काउंसलिंग होती है, बच्चे का जीन चेक किया जाता है और उस जीन में पता चलता है कि बच्चे में ये हॉबी है, और उस हॉबी के अनुसार वो बच्चा आगे बढ़ता है। उसकी हॉबी में जीन में पता चलता है फुटबॉल में प्लेयर है तो साहब फुटबॉल खेलेगा वो,
फिर पढ़ने से उसको कोई लेना देना नहीं है, उसको पता चल गया मेरे जीन में ये चीज़ है। हम क्या जीन टेस्ट कराते नहीं है भारत वाले, तो हम तो खुद समझदार हैं, हमें सब पता रहता है कि जीन अपने, क्योंकि अपने कहते हैं ना पूत के पाँव पालना में दिख जाते हैं, तो अपने लक्षण तो पहले ही पहचान लेते घर वाले, जेनेटिक काउंसलिंग की जरूरत ही नहीं पड़ती। नेक्स्ट देखो, मेडिकल ऑफिसर ऑफ प्राइमरी हेल्थ सेंटर एडेड बाय द हेल्थ सुपरविजन टू बी ट्रेंड फॉर, मतलब मेडिकल ऑफिसर जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर पर, ठीक है, वो हेल्थ का सुपरविजन करते हैं, किसके ट्रेंड के लिए? देखो, एलिमेंट्री डायग्नोसिस, मतलब किसी बीमारी का डायग्नोसिस के लिए, ट्रीटमेंट ऑफ फंक्शनल साइकोसिस, अगर किसी व्यक्ति को साइकोसिस है यानी लेक ऑफ इंसाइट, उसको पता नहीं है कि भाई मुझे ये बीमारी है, अगर मैं आपको कहूँ आप पागल हो, आप मानोगे नहीं मानोगे? इसका मतलब आप साइकोसिस हो। अगर मैं कहूँ आप पागल हो, आप कहोगे हाँ मुझे खुद को ही पता चल रहा है आजकल मेरे बिहेवियर से, इसका मतलब आप न्यूरोसिस है, आपको इंसाइट आपके अंदर प्रेजेंट है। ठीक है भाई। नेक्स्ट देखो, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल क्या होता है? डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, इट वाज recognized that there should be at least one psychiatric attached to every district hospital is an integral part of district health service। ऐसा माना गया है कि एक जिले के अंदर एक तो साइकेट्रिक हॉस्पिटल होना जरूरी है, और उस साइकेट्रिक हॉस्पिटल के अंदर 30 से लेकर के 50 साइकेट्रिक बेड होना अनिवार्य है, ताकि 50 साइकेट्रिक हॉस्पिटल इतने होते हैं साइकेट्रिक पेशेंट जिले में, उनको एडमिट करा सकते हो। नेक्स्ट देखो, फोर्थ, मेंटल हॉस्पिटल एंड टीचिंग साइकेट्रिक यूनिट। मेंटल हॉस्पिटल होना चाहिए और साथ में टीचिंग साइकेट्रिक यूनिट होनी चाहिए। क्यों? मेजर एक्टिविटीज ऑफ देयर हायर सेंटर्स ऑफ साइकेट्रिक इंक्लूड हेल्प इन डिफिकल्ट केस, मतलब अगर कोई डिफिकल्ट केस है तो आप उसको मदद मिल सकती है आपको, अगर एक मेंटल बढ़िया हॉस्पिटल हो तो। टीचिंग, बच्चों को पढ़ाने के अंदर उसको हर प्रकार का सहायता, जैसे हमें कहीं कहीं शिमोगा जाना पड़ता है, किसी को हनुमानगढ़ जाना पड़ता है, क्योंकि वहाँ बड़े बड़े साइकेट्रिक हॉस्पिटल है, तो वहाँ पे आप, शायद श्री गंगानगर में भी है, तो वहाँ पे जाना पड़ता ताकि बच्चों को बताया जा सके भाई ये साइकेट्री का पेशेंट, ये मेनिया का पेशेंट है, ये सिजोफ्रेनिया का है, ये बाइपोलर मूड डिसऑर्डर का है, देखो ऐसे ऐसे चेंजेस होते हैं, तो टीचिंग पर्पस के लिए हॉस्पिटल जरूरी होते हैं वो। स्पेशल फैसिलिटीज़ लाइक ऑक्यूपेशनल थेरेपी यूनिट्स, साइकोथेरेपी, काउंसलिंग एंड बिहेवियरल थेरेपी। तो आपको पता चल गया, बड़े बड़े हॉस्पिटल होते तो सारे प्रकार का आपको साइकेट्रिक दिखेंगे, तो आपको सब थेरेपियाँ मिलने की चीज़ें रहती है। क्या हमें ECT देते हैं क्या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में? कहाँ ECT वगैरह कुछ फैसिलिटी नहीं है। ठीक है भाई। नेक्स्ट बात करते हैं, लास्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेंटल हेल्थ टीम, इसके बाद में हम चैप्टर का समापन कर देंगे। ठीक है, काफ़ी समय से आप भी लगातार बने हुए हो, तो जल्दी चैप्टर का समापन कर रहे हैं। चैप्टर फर्स्ट आपका कंप्लीट हो जाएगा, इसमें से आपके लगभग अगर क्वेश्चन आए तो 4 नंबर 8 नंबर का क्वेश्चन फिक्स मान के चलो। 16 नंबर की तैयारी अगर ये से क्वेश्चन छप गए, डिजीज पोर्शन की जगह थ्योरी पोर्शन आ गया हर बार की तरह, तो 16 नंबर की तैयारी मैंने आपको 1 घंटे में करा दी है। अगर लगातार 1 घंटे हमारे साथ में बने हुए हो तो आपको बहुत बहुत बधाई कि आप 16 नंबर के भागीदार बन चुके हो। ठीक है। नेक्स्ट, मेंटल हेल्थ टीम। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगती है तो ज़रूर शेयर करें अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, और चैनल को आप सब्सक्राइब करें वो तो कहने की ज़रूरत नहीं है, हाँ शेयर आप ज़रूर करें ताकि हर बच्चे को इसका फ़ायदा मिल सके। क्लास वैसी लेनी है तो हर किसी को फ़ायदा मिले। ठीक है, कोई भी मेंटली डिप्रेशन में न जाए कि भाई एग्ज़ाम है, क्योंकि हम आपके साथ बने हुए हैं। तो मेंटल हेल्थ टीम में क्या क्या होते हैं वो देख लो, इसमें हम इम्पोर्टेंट ही पढ़ेंगे। मेंटल हेल्थ टीम में कौन कौन इंपॉर्टेंट है उसको। ठीक है, मेरे हिसाब से आप अगर साथ साथ लिखोगे तो आपके लिए डबल बेनिफिट होगा, क्योंकि आपको सब एग्जाम्पल साथ में समझ में आ रखे हैं। तो फर्स्ट होगा साइकेट्रिक, एक साइकेट्रिस्ट होगा, साइकेट्रिक नर्स होगी, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट होगा, साइकेट्रिक सोशल वर्कर होगा, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट होगा, एक फार्मासिस्ट होगा, एक काउंसलर होगा और एक डाइटिशियन होगा। तो डाइटिशियन का काम तो आपको पता ही, खाना पीना वाला। ठीक है, आप मन से लिख दोगे। बात कर लेते हैं ए साइकेट्रिस्ट क्या होता है। मेडिकल डॉक्टर विद स्पेशल ट्रेनिंग इन साइकेट्री, एक मेडिकल डॉक्टर होता है जिसके पास में एक स्पेशल ट्रेनिंग होती है साइकेट्री के अंदर। ही इज अकाउंटेबल फॉर द मेडिकल डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ पेशेंट, वह इस बात के लिए जिम्मेदार होता है कि वह मेडिकल डायग्नोसिस करेगा। वह मेडिकल जो साइकेट्रिस्ट होगा वही तो बताएगा कौन सी बीमारी है, क्या हम बताएंगे क्या, वही बताएगा साहब इसमें बाइपोलर मूड डिसऑर्डर है, सिजोफ्रेनिया, OCD है, ऑटिज्म है, सारी बीमारियों को हम डिस्कस करेंगे। और ECT की वीडियो पढ़िए, आप देखना चाहो तो देख सकते हो। एंड ट्रीटमेंट ऑफ पेशेंट, एडमिटिंग पेशेंट इन एक्यूट केयर सेटिंग, वही उस साइकेट्री के उसको एडमिट करेगा एक्यूट केयर सेटिंग के अंदर। ड्रग वही देगा, प्रिस्क्राइबिंग एंड मॉनिटरिंग ड्रग ACT भी साइकेट्रिस्ट ही देगा, और वो लीडर ऑफ टीम होता है। नेक्स्ट बात करते हैं साइकेट्रिक नर्स। साइकेट्रिक नर्स क्या होती है? देखो, रजिस्टर्ड नर्स विद स्पेशल ट्रेनिंग इन केयर एंड ट्रीटमेंट ऑफ
साइकेट्रिक पेशेंट रजिस्टर्ड नर्स होगी ये। सी हैव ए डिप्लोमा इन एमएससी, उसमें डिप्लोमा कर रखा होना चाहिए उसको एमएससी में, या फिर एमफिल कर रखी होनी चाहिए, या फिर पीएचडी करनी होनी चाहिए। एडमिनिस्ट्रेटिंग एंड मॉनिटरिंग मेडिकेशन, एडमिनिस्ट्रेटर मतलब जो प्रिस्क्राइब करिए डॉक्टर ने वो उसको देगी और मॉनिटर करेगी। साइकेट्रिक ट्रीटमेंट को वो असेस करेगी, पेशेंट और उसकी फैमिली को पढ़ाएगी मतलब बीमारी के बारे में समझाएगी, ठीक है। टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द पेशेंट रिकॉर्ड की रेस्पॉन्सिबिलिटी वो रखेगी और एक एडवोकेट की तरह काम करेगी, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। टीम मेंबर आपको याद रखेगा, मुझे पता है। एक इंस्टाग्राम पे बड़े एक मज़ेदार रील आई थी, फेंको, ठीक है। तो मैं आप मेरे साथ यहाँ पे आप टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हो, नीचे इंस्टाग्राम में आईडी दे दूँगा, वहाँ पे भी आप मेरे साथ जुड़ सकते हो, ठीक है। और व्हाट्सएप पे रहना दूँगी, व्हाट्सएप पे आप बहुत ज़्यादा कॉल वगैरह करते हो यार, वीडियो बनाते टाइम परेशानी होती फिर, है ना। तो आप कोई भी इन्फॉर्मेशन के लिए मेरे साथ व्हाट्सएप पे इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हो और टेलीग्राम पे जुड़ सकते हो, लिंक दोनों का मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, ठीक है। कोई प्रॉब्लम और नोट्स के लिए आप हमें वहीं पे मैसेज कर देना। नेक्स्ट देखो, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट क्या होता है। मास्टर डिग्री इन साइकोलॉजी, पीएचडी, स्पेशल ट्रेनिंग इन मेंटल हेल्थ सेटिंग। साइकोलॉजिस्ट मतलब साइकोलॉजी के अंदर मास्टर एमएससी कर रखी होनी चाहिए, पीएचडी कर रखी होनी चाहिए, और वो क्या करेगा, फैमिली के साथ बातचीत करने का अंदर काम रहेगा। ही इज अकाउंटेबल फॉर साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्टिंग, साइकोलॉजिकल देखेगा क्या साइकोलॉजिकल फिट है या नहीं है, उसका साइकोलॉजिकली ट्रीटमेंट करेगा। प्रोवाइड डायरेक्ट सर्विसेज सच एज इंडिविजुअल, फैमिली और मैरिटल थेरेपी, मैंने अभी बताया था मैरिटल थेरेपी है, काउंसलिंग है, डिवोर्स के लिए काउंसलिंग है, वो सब काम साइकोलॉजिस्ट करेगा। साइकेट्रिक सोशल वर्कर क्या होता है, मास्टर डिग्री इन सोशल वर्कर का मास्टर में डिग्री होनी चाहिए। अकाउंटेबल फॉर फैमिली केयर वर्क, और फैमिली केयर वर्क के लिए अकाउंटेबल होना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको हेल्थ केयर टीम आपको ध्यान रखनी है। फिर आप काउंसलर लिख सकते हैं, काउंसलर क्या होता है, फार्मासिस्ट क्या होता है पता ही है, जो दवाइयाँ देता है। डाइटिशियन मतलब जो खाना पीना वाला होता है, ये आप लिख सकते हो, ठीक है। सारा का सारा इसी के साथ अपना फर्स्ट चैप्टर का समापन समारोह होगा। अब आपको एक टॉपिक है स्कोप ऑफ मेंटल हेल्थ नर्सिंग, ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, पर अगर आप कोई पढ़ना चाहते हो तो आप स्कोप ऑफ मेंटल हेल्थ नर्सिंग इसमें ऐड कर सकते हो, ठीक है। बाकी सारे क्वेश्चन जो आएंगे वो मैंने फर्स्ट चैप्टर में बता दिए, इतने ही इसके नोट्स हैं, इतने ही आपको पढ़ना है, ठीक है। धन्यवाद, चलो हैव ए नाइस डे। और आप अपने ग्रुप के अंदर, व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर वीडियो शेयर कर दीजिए, और साथ में इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।